जो एक हादसे में अपने पैर को खोने के बावजूद अपने मजबूत हौसलों से फिर से खड़ी हुई और हम सभी के लिए प्रेरणा बनी। हुआ ऐसा था कि जैसे कि नॉर्मली हम सब लोग कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। मैं भी उस दिन कहीं बाहर निकली थी कहीं जाने के लिए और मुझे पता नहीं था कि वो मेरा लास्ट डे होगा अपने दोनों पैरों के साथ। मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी थी, एक ट्रक आया पीछे से मेरे को हिट कर दिया। जिस समय एक्सीडेंट हुआ था और आपको पता चला कि आपके शरीर से अपने पैर को अलग करना पड़ेगा, तो उस मोमेंट पे क्या सोच रहे थे आप? जिस ट्रक ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, मैं ये चाहूंगी कि उसके साथ भी ऐसा ना हो। मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ फील किया है कि वो दर्द कितना ज़्यादा होता है। कि भगवान मेरे को मत बचाना अगर मेरे पैर नहीं बचेंगे तो। दीदी मेरे को एक बात बोली कि वंशिता, अगर कुछ भी होता है ना तुमको, तो याद रखना पहले पापा जाएंगे फिर मम्मी, साथ में मैं भी आ रही हूँ। माइंड इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है, कोई चीज नहीं भी हो तो वो दिखा देता है। आपका ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके पूरे बॉडी पे। मुझे लोग जब कहते हैं ना कि वो जो टाइम था बैड फेज था, बट मैं उनको ये रिप्लाई देता हूँ ना कि जो बैड फेज होता है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट फेज होता है आपके लाइफ। बहुत कुछ सिखा जाता है वहां पर। जो चीज आप सीखते हो ना, वो आप अपने सो कॉल्ड गुड फेज में नहीं सीख सकते। So welcome back to another episode of Be Real Buzz sponsored by Hotel Reliance। मैं हूँ आपका होस्ट धीरज और मेरे साथ है रोहन सरकार। तो आज का जो एपिसोड है वो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि अभी तक बी रियल बस पे कोई भी फीमेल गेस्ट नहीं आई थी। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो एक हादसे में अपने पैर को खोने के बावजूद अपने मजबूत हौसलों से फिर से खड़ी हुई और हम सभी के लिए प्रेरणा बनी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आपको सीधा मिलाते हैं वन एंड ओनली वंशिता रॉय जी से। तो वंशिता जी, कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके आपको? पहले चीज़ तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है और पॉजिटिव वाइब आ रहा है और थैंक यू सो मच आपके पूरे टीम को, आप दोनों को, कि मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, तो आई एम एक्साइटेड हूँ मैं। लाइक हम लोग के लिए भी बहुत एक्साइटिंग मोमेंट आज है क्योंकि हम लोग भी पहली बार कोई फीमेल गेस्ट के साथ आज पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो वंशिता जी, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल है मेरे दिमाग में कि आपने जब कंटेंट बनाना शुरू किया और आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, व्यूज़ आने लगे आपके रील्स में, वीडियोस में, और कहीं ना कहीं आपको पब्लिक का इतना प्यार मिला, तो क्या उस वक्त कभी आपने सोचा था कि आपको बी रियल बस के सेट पर आने का मौका मिलेगा? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जो मेरे वायरल होने के बाद आ रहे हैं। हाँ। मैं आप दोनों को जानूंगी, आप दोनों से कांटेक्ट होगा और ऐसे किसी शो में इतने लाइट्स के सामने मैं बैठूंगी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपके सारे व्यूअर्स जानते हैं और कहीं ना कहीं हम सब भी जानते हैं, पर आज हमारे इस शो में हम जानना चाहेंगे उस इंसिडेंट के बारे में, उस हादसे के बारे में। तो हुआ ऐसा था कि जैसे कि नॉर्मली हम सब लोग कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। मैं भी उस दिन कहीं बाहर निकली थी कहीं जाने के लिए और मुझे पता नहीं था कि वो मेरा लास्ट डे होगा अपने दोनों पैरों के साथ। और उसके बाद फिर मैं निकली, ट्रैफिक सिग्नल था, मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी थी और अचानक से एक ट्रक आया पीछे से मेरे को हिट कर दिया। मेरे को वो 2 सेकंड में कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या एक्चुअली। मतलब मैं क्या फील कर रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज जब मेरी आँख खुली तो मेरे आसपास बहुत लोग खड़े थे। मैं उस चीज़ को इमेजिन ऐसे वर्ड्स में नहीं बता सकती, बट बहुत लोग खड़े थे। मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा था अपने बॉडी में कि मुझे कुछ पेन भी हो रहा है, मेरे साथ कुछ हुआ भी है। मैं बस ये देख पा रही थी कि बहुत लोग खड़े हैं, मेरे कोई फ़ोटोज़ ले रहा है, कोई वीडियोज़ बना रहा है और कोई चिल्ला रहा है और कोई उधर पास में एक बहुत बड़ा गाड़ी गिरा हुआ है और कोई कुछ लोग मार खा रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ को समझने में बहुत देर लग गया। आई थिंक सो 5 से 10 मिनट मुझे ये समझ में लगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और उसके बाद मेरा पैर में दर्द होना, मेरे बॉडी में दर्द होना मेरे को स्टार्ट हुआ और फिर एम्बुलेंस आया। वो 2-10 मिनट जो हो रहा था ना, वो इतना जल्दी हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सपने में हूँ, ये सपना टूट जाएगा मैं उठूँगी तो। बट मैं जब उठी
और मुझे एक एम्बुलेंस आया मुझे उठाने के लिए। सॉरी टू इंटरप्ट, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि आपने कहा कि वहाँ पे जो पब्लिक थी आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना रहे थे आपके, तो कोई आपको उस वक्त हेल्प नहीं कर रहा था? हाँ, पहले जब मैं देखा कि वीडियोस बना रहे हैं तो मेरे मुंह से एक वर्ड निकला कि मेरे वीडियोस मत बनाओ जी। मैं उस वक्त उतने भी सोशल मीडिया पे नहीं थी कि मुझे पसंद है कि कोई मुझे मेरे बिना पूछे मेरे वीडियोस ले या फोटोज़ ले। तो मैं अपने लैंग्वेज में बंगाली में बोल रही थी कि प्लीज़ আমার ছবি তুলবে না, प्लीज़ ছেড়ে দাও। हाँ। उस वक्त मेरे को कोई पेन नहीं हो रहा था, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था कि हुआ क्या है। मैं जो देख रही थी मैं उसको रिस्पॉन्स किए जा रही थी। उसके बाद 2 लोग आए जो कि मेरे पीठ में बैग था उसको निकाला और मेरे सर को उठा के अपने लैप पे रखा। और मैं उस काकू से पूछ रही थी कि क्या हुआ है, मतलब हुआ क्या है। तो वो मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। फिर जब मैंने आसपास थोड़ा सा उठ के ऐसे देखी, हल्का सा गर्दन को उठा के देखा, तो मैंने देखा कि ये सब हो रहा है, सिनेरियो जो था वहाँ पे। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरी एक्सीडेंट हो गई है। एम्बुलेंस आया, मुझे उठाने वक्त 2-3 जन उठा रहे थे। ऐसे नॉर्मली किसी को इंसान उठाएगा तो 2 जन उठा सकता है। अगर मैं अपने वेट को लेकर बोल चल मैं भारी हूँ, मुझे 2 लोग उठा रहे हैं, पर मुझे कम से कम 5 जन उठा रहे थे उस वक्त। और मुझे ये हुआ ना कि 2 जन मुझे ऐसे हाथ से उठा रहे थे, 3 जन मेरे पैर पकड़े हुए थे जी। और इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ कि आपको फिर से फ्लैशबैक्स अपने याद आ रहे होंगे, पर आपसे काफ़ी सारे लोग बहुत मोटिवेट होते हैं और जिनके भी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना, वो आज आपको देख कर ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे कि लाइफ में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो डील कैसे करना है वो वंशिता से सीखे। जी, आप खुलकर अपनी चीज़ें बताएं वंशिता हमें। बिल्कुल। और सारे ऑडियंस इस चीज़ को बहुत प्रेस करेंगे। मैं बहुत और सारे व्यूअर्स आपके वो मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाती हैं अपने रील्स में, अपने कंटेंट में, वो देखना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप एकदम खुलकर बताएं। तो उस वक्त जब 5 जन उठा रहे थे तो मेरे को क्वेश्चन आया कि इतने लोग इतने आराम से क्यों उठा रहे हैं। जब कुछ टूट जाता है तो कैसे हम लोग बहुत आराम से उस चीज़ को उठाते हैं कि वो और ना टूट जाए, वैसे वो लोग मुझे उठा रहे थे। और मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मुझे उस वक्त पेन होना स्टार्ट हो रहा था और मैं बस शायद चीख रही थी उस वक्त। और आहिस्ते आहिस्ते करके उन्होंने मुझे उठाकर एक स्ट्रेचर होता है उस पर डाला और मुझे पास के हॉस्पिटल में लेकर गए। और उस वक्त उतना भी मुझे पेन नहीं हो रहा था कि मैं लोगों से बात ना कर पाऊँ। मैं रिस्पॉन्स भी कर रही थी, लोगों का सवाल भी सुन रही थी और मैं सब कुछ कर रही थी। फिर वहाँ पे कुछ पुलिस आते हैं, कुछ डॉक्टर्स आते हैं, उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, जस्ट ब्लीडिंग हो रहा है और जस्ट हम पट्टी करेंगे और तुम यहाँ से चल जाओगी घर। तो घर का एड्रेस बताओ कि पेरेंट्स को बुला लें। और ये मेन पार्ट मेरे लाइफ का है, जो मेरी फैमिली है। उस वक्त मेरे दिमाग में पेन के अलावा एक भी चीज़ चल रहा था कि मुझे अपने फैमिली को नहीं बताना है। जबकि मेरे घर वाले जानते थे कि मैं घर से बाहर निकली हूँ, पर मुझे फैमिली को इसलिए नहीं बताना था क्योंकि मेरे पापा का तबीयत थोड़ा ख़राब चलता है और डॉक्टर ने ऐसे मना किया है कि उनको डायरेक्टली मैं स्ट्रेस नहीं दे सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं नहीं बता सकती पापा को, मैं किसी और को फ़ोन कर देती हूँ। फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया जी। और दी उस वक्त बाहर थी और दी का फ़ोन भी ख़राब था, पर बाय गॉड ग्रेस फ़ोन लगा अचानक से। और मैंने बात नहीं किया, बट मेरे पास जो सर थे उन्होंने बात किया और उन्होंने सब कुछ बताया होगा। उसके बाद मेरे को रिलीफ हुआ कि दीदी को पता चल गया कि मैं कहाँ पे हूँ, अब दीदी संभाल लेगी। दीदी मई पापा को इस तरीके से बताएगी जैसे पापा स्ट्रेस ना ले। तो मेरे उस वक्त थोड़ा रिलीफ हो गया मेरे को। और फिर मैं अंदर ओटी में गई, वहाँ पे उन्होंने बैंडेज कर रहे थे। बैंडेज करने के समय मेरा पेन हाई लेवल पे चला गया था और मैं उस पेन के बारे में जब सोचती हूँ ना तो आई थिंक सो मैं बहुत ज़्यादा मैं घबरा जाती हूँ कि वो पेन अगर कोई मेरा दुश्मन हो ना, मैं चाहूँगी कि जिसने एक्सीडेंट किया भी है ना वो पेन उसको ना झेलना पड़े कभी भी। वो बहुत गंदा पेन होता है। जिस समय एक्सीडेंट हुआ था और आपको पता चला कि आपके शरीर से अपने पैर को अलग करना पड़ेगा, तो उस मोमेंट पे क्या थॉट्स आ रहे थे आपके, क्या रिएक्शन था फैमिली का और क्या सोच रहे थे आप? मेरे को पहले तो नॉर्मल जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पे वो लोग पट्टी कर रहे थे नॉर्मली, पर मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा कुछ हुआ है मेरे साथ। मुझे लगा कि नॉर्मल एक्सीडेंट है,
कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरी दीदी तो आ रही है। और लाइफ में छोटे से कभी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, दीदी हमेशा मेरा बैकबोन बन के खड़ी रहती है। तो मेरे को था कि दीदी को पता चल गया, दीदी सब कुछ संभाल लेगी। और अचानक से ना एक आवाज़ आई मेरे को, दो डॉक्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसका पैर तो नहीं बचने वाला, दोनों पैरों के बारे में बात कर रहे थे वो, इसका दोनों पैर नहीं बचने वाला, ये ज़िंदा बच जाए ये बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज बहुत ब्लड लॉस हो चुका है और सारे मसल्स बाहर आ रहे हैं इसके। मैंने देखा नहीं था, बट मैंने सुना ना, तो मुझे हुआ कि मुझे देखना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उठ के जब देखी तो जो बैंडेज था वो पूरा ब्लड से ऐसे वो किसी ने ऐसा लगा था कि होली खेलने में कैसे हमारे कपड़े पूरे कलरफुल हो जाते हैं ना, वो ब्लड से पूरा उस रेड कलर का हो गया था। और मैं फिर थोड़ा सा अंदर ही अंदर मैं डर गई थी, मुझे रोना भी नहीं आ रहा था, मुझे दर्द तो हो रहा था, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने कुछ गलत सुना हो या फिर किसी और के बारे में बात हो रहा है, मेरे बारे में बात नहीं हो रहा है। फिर भी मैं ना हनुमान जी को प्रे कर रही थी कि हनुमान जी प्लीज़ कुछ भी हो ऐसा ना हो मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेरे को वहाँ से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, बिकॉज़ मेरा जो कंडीशन था बहुत ज़्यादा ख़राब था। वहाँ जब मैं पहुँची तब मैंने पापा का फेस देखा, और पापा का फेस देखते मैंने एक चीज़ बोला, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं ठीक हो जाऊँगी। बिकॉज मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा चलता है कि मुझे पापा को स्ट्रेस नहीं देना है, बिकॉज अगर मेरे वजह से आज को पापा को कुछ भी होता है ना, तो इसके पहले भगवान मेरे को कुछ कर दे, पापा मम्मी को नहीं। बिल्कुल, आप एक ज़िम्मेदार बेटी का जो थॉट होता है वैसा ही थॉट आपका भी है। और कहीं ना कहीं आपने हनुमान जी का भी नाम लिया कि हनुमान जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, या मत करना, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का। मुझे लगता है हनुमान जी कुछ लोगों को आपके जैसा भेजता ही है इस दुनिया में, ताकि ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें किसी के साथ ना हो, हम ऐसा प्रे करते हैं, बट आपके थ्रू काफ़ी सारे लोग प्रेरित होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। जब ये इंसिडेंट नहीं हुई होगी आपके साथ, उसके पहले आपके काफ़ी सारे सपने होंगे, काफ़ी सारे एम्स होंगे, पर जब ये हादसा हुआ और आपका एक पैर, आपको पता चला कि अब ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहेगा, तब आपने क्या सोचा, या अभी भी आपके वही सपने हैं जो पहले थे ये इंसिडेंट के पहले? मैं लाइफ पहले जैसे जीती थी मुझे वैसे ही जीना है, खुश होके लोगों के साथ बातचीत अच्छे से करके। हंसी मजाक मुझे बहुत पसंद है, मुझे बोरिंग लोग पसंद नहीं है, मुझे बोर होना पसंद नहीं है, तो मुझे वैसे ही जीना है। बस जो पहले की तरह जिस तरीके से मैं ज़िंदगी को देखती थी वो नज़रिया चेंज हो गया है। पहले मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है मुझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हर एक टाइम को मैं जीना चाहती हूँ, हर एक वक्त को। नहीं पता अभी इस 1 मिनट बाद क्या हो जाए मेरे साथ जी। तो मुझे अभी अगर बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे खुल के बात करूँगी, मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने ये नहीं बोल कर आई, या फिर मुझे ये बोलना था, या फिर मुझे ये पहनना था मैंने ये नहीं पहना जी। तो मुझे हर एक मोमेंट को जीना है अपने लाइफ का। मतलब आप प्रेजेंट में जीना ज़्यादा प्रीफर करती हैं आप? फ्यूचर का क्या पता यार, फ्यूचर नहीं पता, 1 साल बाद मैं रहूँ ना रहूँ। अरे ऐसा मत बोलो। एक साल बाद जो अभी मुझे मिला है वो 1 साल बाद मिले या ना मिले जी। नहीं पता ना। 1 साल बाद आप लोग मुझे बुलाते नहीं बुलाते, अभी बुलाया तो मुझे मैं अभी आ गई, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस करना था। भगवान का नाम आप अपने दिमाग में रखते हैं, ज़ुबान पे लाते हैं, तो कभी भगवान आपके लिए बुरा नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि उस दिन घटना और भी ज़्यादा भयानक हो सकता था, तो आप ये भी कह सकती हैं कि उस दिन अगर आपकी जान बचाई है तो वो हनुमान जी ने बचाई है। मैं अब इस सारा क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को देती हूँ, भगवान को देती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत प्रे करती है हनुमान जी से। तभी जाके वो मैसेज आता है उनके पास कि इतने लोग एक जन के लिए कर रहे हैं, कुछ तो बात है यार, इसको पहले देखते हैं बाद में दूसरों को देखते हैं लिस्ट में। और दूसरी बात, शायद आपको बुरा लग जाए आपने जो बोला, बट जब कोई बोलता है ना कि हो सकता है कुछ इसके अच्छा हो, मेरे को मन करता है उस वक्त चिल डूड बन के, भाई तू आजा मेरे जगह। बुरा मानने के लिए नहीं, पर बहुत लोग जब बोलते हैं ना मुझे, तो मेरे को अंदर से आता है कि हाँ ठीक है, अच्छा होगा मेरे साथ, बट नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे कि बोला कि जिस ट्रक ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, मैं ये चाहूँगी कि उसके साथ भी ऐसा ना हो। मैं ये बोल रही हूँ
क्योंकि मैंने वो चीज़ फील किया है कि वो दर्द कितना ज़्यादा होता है। और उसके बाद भी मेरी फैमिली के जो कंडीशन रहे हैं, उसके बाद मेरी फैमिली ने जो झेला है, मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा कभी भी कुछ भी हो। जी। कितना वक्त आपको लगा था इस चीज़ को मानने में कि अब आपकी लाइफ पहले से बहुत डिफरेंट हो जाएगी? ये बात तो मेरे को जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुई, जिस दिन मैं हॉस्पिटल में गई, उस रात को मैं सोई नहीं थी। मैं पूरे टाइम ये सोच रही थी कि क्या होगा। वो जो डॉक्टर का आवाज़ था ना मेरे कानों में था कि यार इसके पैर नहीं बचेंगे, ये बच जाए वही काफ़ी है। तो मैं भगवान से प्रे कर रही थी, भगवान मेरे को मत बचाना अगर मेरे पैर नहीं बचेंगे तो। बट उसके साथ साथ एक चीज़ मेरे दिमाग में था, जो कि मेरी सिस्टर ने, मेरी दी, निशा दी, मैं नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे बोला था कि वंशिता, क्योंकि मैं दीदी से लिपट कर ऐसे बोल रही थी कि दीदी मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं कोई ऑपरेशन ही नहीं करवाना। बिकॉज मुझे पता लग गया, मुझे उस डॉक्टर के बात में इतना विश्वास हो गया था कि मेरे पैर नहीं बचेंगे। और मैं अपने पैरों को ना फील करने से खो रही थी, फील करना। मैं दर्द के बाद मैं फील करना भी खो रही थी। तो मैं दी को ऐसे बोल रही थी कि मेरे को नहीं ज़िंदा रहना है, मेरे को ये पेन मेरे को झेलना ही नहीं है अब। तो दी ने मेरे को एक बात बोली कि वंशिता, अगर कुछ भी होता है ना तुमको, तो याद रखना पहले पापा जाएंगे, फिर मम्मी, साथ में मैं भी आ रही हूँ। देखिए अभी उस मोमेंट में मतलब सुसाइडल थॉट्स? मेरे को था कि मेरे को मार दो, क्यों रहना है मेरे को। जब मेरे को ज़िंदगी ऐसे जीना ही नहीं है तो मेरे को रहना भी नहीं है। दी ने मुझे वो बात बोली, तब मेरे को दिमाग में है कि नहीं वंशिता, मैं इतनी सेल्फिश तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि मैं अपना लाइफ को अच्छे से जीने के लिए मैं ये करूँ कि मैं 4 जन को अपने पीछे छोड़कर उनका ज़िंदगी ले लूँ। ऐसा लगेगा मैं मर्डर कर रही हूँ उन लोगों का अपना लाइफ लेकर। बहुत लोग सोचते हैं ना कि सुसाइड करना बहुत इजी होता है, बट जब ये दिमाग में आए ना बात, एक चीज़ हमेशा सोचना चाहिए, आपके आसपास बहुत लोग हैं, उन पे क्या इफ़ेक्ट करेगा। कोई बहुत बोलता है कि नहीं यार मेरा कोई परवाह नहीं करता। आजकल का जो यूथ है ना, वो उनको ऐसा लगता है कि वही ठीक है और सब गलत है। पर उनको सोचना चाहिए एक बार कि हो सकता है वो इंसान आपको दिखाता नहीं हो कि उसको कितना प्यार करता है, बट उसको अफेक्ट करेगा। और आपके जाने के बाद क्या पता उसको कुछ हो गया तो एक तरफ से आप खुद का तो जान ले रहे हो और सामने वाला का मर्डर भी कर रहे हो। दैट्स इट। अब आपको कैसा लगता है, क्योंकि उस दौर के बारे में आपने बताया कि वो इंसिडेंट जब आपके साथ हुई तो आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपका कितना सपोर्ट किया, और आपके माइंड में उस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था यार कि मर ही जाऊं तो अच्छा है, ऐसा आपको लग रहा था। पर कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा फील होता है कि मैं उस वक्त गलत सोचती थी? मुझे उसके बाद वाला दिन ही लग गया था मैं गलत सोच रही हूँ। इसका आगे वाला दिन जब दी ने ये बात बोली, मेरी दी मैं उसको बोलती हूँ कि तुम कमज़ोर बच्चा हो मेरे घर की। वो इसलिए क्योंकि वो दुबली पतली है और जो काम मैं कर सकती वो नहीं कर सकती है, भारी सामान उठाना, घर से बाहर जा जा के सब चीज़ें करना। तो मैं उसको कमज़ोर बच्चा बोल के चिढ़ाती हूँ, उसका तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बट उस दिन जो उसने मेरे लिए किया ना, उसको खून से बहुत डर, मतलब वो होता है ना, पीछे भागती है, इंजेक्शन से रोना स्टार्ट कर देती है। मम्मी पापा को उसको पकड़ के जकड़ के बैठाना पड़ता है। अब मेरी एज अभी भी इंजेक्शन लो। पर उस दिन ना वो मेरे पैर के मसल्स ऐसे गिर रहे थे और वो अपने हाथों से कॉटन से ऐसे पकड़ के खड़ी थी जी। मैं यहाँ से एक भैया का हाथ पकड़ी हुई थी और मैं बस उसको देख रही थी कि वो कितना हिम्मत से मेरे पैर मसल्स को ऐसे पकड़ के बैठी है। अभी भी अगर कोई ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो हम लोग डर जाएंगे ये देख कर कि यार ये क्या हो रहा है, बट वो इतना हिम्मत करके वो खड़ी थी। वो ना रो रही थी ना कुछ कर रही थी, वो बस खड़ी थी वहाँ पे और मुझे बस बोल रही थी वंशिता ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर चेक कर रहे हैं जी। पास वाले भैया बेहोश होकर गिर गए थे जी, जबकि वो बहुत स्ट्रांग दिखते थे मुझे। मेरी दीदी खड़ी थी। मेरे को ऐसा हुआ कि वो मेरे लिए इतना कर रही है तो मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि मुझे सुसाइड करना है। जी। मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे ठीक होना है, तो शायद मेरा दोनों पैर भी बच जाए और मैं ठीक भी हो जाऊँ। जी। ऐसे सिचुएशंस में ना यहाँ से स्ट्रांग होने से ज़्यादा ना यहाँ से स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है।
तो आपके लाइफ में वो मेंटल स्टेबिलिटी, वो मेंटल मतलब जो होता है ना सिचुएशन को हैंडल करना सिखाना, वो कौन था आपके लाइफ में, किसने वो रोल प्ले किया आपके लाइफ में? पापा जो है ना बचपन से देखते हुए आए हैं। पापा को थोड़ी सी मेडिकल इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, और पापा मुंबई जाते रहते चेकअप। हर 6 मंथ्स में पापा मुंबई जाते चेकअप कराने के लिए, और पापा को लेकर बहुत डर लगा रहता है हम लोग को कि पापा अपने टाइम पे दवाई ले। मैं जब यहाँ पे आ रही थी तो मम्मी टेंशन ले रही थी अब दवाई लिए कि नहीं लिए, अब घर जाइए दवाई लीजिए पहले। तो वो चीज़ हमेशा रहता है कि पापा अपना दवाई ले लो और आप ठीक हो, आप ठीक हो ना तो हम लोग एकदम ठीक हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। तो वो डर से ना हमेशा डरे रहते हैं हम लोग कि पापा ठीक रहे, पापा को सब कुछ ठीक रहे। और मेरी जिस दिन एक्सीडेंट हुई उसके 1 हफ्ते पहले ही पापा चेकअप करा के आए थे। पापा का सिचुएशन थोड़ा ख़राब था, चीज़ें ख़राब थी, इसलिए ना मेरे दिमाग में ऑल द टाइम था कि मुझे पापा के सामने कमज़ोर नहीं बनना है। इसलिए मैं हंस के बोलती थी पापा मैं ठीक हूँ, मैं तुरंत ठीक हो जाऊँगी। अब पापा अपने इमोशंस को ऐसे पूरा पीछे करके बोलते अरे बेटा मेरे को पता है ठीक हो जाएगी, चलिए ठीक हो जाओगी, चलो उठो, ऐसे करके तन के बोलते थे। मेरे को लगा था मैं स्ट्रांग बन रही हूँ ना, तो पापा को लग रहा है कि मैं मतलब मेरे को दर्द नहीं हो रहा है पापा, तो मैं उस चीज़ को छुपा रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, पर पापा को पता था सब कुछ। पापा भी उधर से स्ट्रांग बन रहे थे, ये दोनों तरफ से था, तो शायद ये चीज़ हो पाया। एक होता है ना कि जो लोग हैंडीकैप होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा लोग केयर करते हैं, उनका ज़्यादा केयर करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो तरस खाते हैं बहुत सारे लोग। तो क्या वो जो तरस खाने की जो प्रक्रिया है वो आपको पसंद है? आपको अच्छा लगता है कि लोग जब ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं या कभी कभी तरस खाते हैं, आपकी बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप कहीं ना कहीं हैंडीकैप हो या कोई प्रॉब्लम है? तो ये आपको पसंद है या आपको जैसी लाइफ पहले थी वैसे ही आपको जीना पसंद है? मेरी लाइफ पहले जैसी थी बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी लाइफ दोनों पैरों पे जैसे जिया था, मैं खुल के जी थी। मैं एक दिन भी रिग्रेट नहीं करती, एक चीज़ भी रिग्रेट नहीं करती अपनी लाइफ का। मैं बहुत खुल के जी हूँ, अभी भी मैं जी रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे एक पैर चला गया तो मैं खुल के नहीं जी रही हूँ। एक टाइम तक मेंटेलिटी मेरा था कि अब लाइफ कुछ आगे नहीं है, बट मैं खुल के जी रही हूँ। जी मैं समझ सकता हूँ, और कहीं ना कहीं अभी भी आप लाइफ को खुलकर जी रही हैं। बिल्कुल। और आप इतनी दूर से यहाँ पर आई हैं, यही दिखाता है कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, डेडिकेटेड है हर चीज़ को लेके, अपने काम को लेके, अपने आप को लेके, अपने फैमिली को लेके। इनके जितने भी वीडियोस मैंने देखी हैं, हर जगह पे एक चीज़ देखा है कि कभी भी ना इनके चेहरे से मुस्कान नहीं जाती है जी। ये हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखती हैं। और कोई इंसान अगर सोचता है ना कि मोटिवेशन क्या होता है, लाइक आप डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, आप स्ट्रांग नहीं है मेंटली, जब भी वंशिता का वीडियो मैं देखता हूँ जी, मेरे को मतलब बहुत अच्छा सा फील होता है, क्योंकि जो भी ये स्ट्रगल कर रही हैं अपने लाइफ में, एक स्माइल, एक प्यारी सी स्माइल के साथ इनकी फैमिली, सब लोग इनको मिलकर सपोर्ट करते हैं। और मेरा क्वेश्चन इसी से एक रिलेटेड है वंशिता की, जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो ये थॉट आपके मन में कब आया और किसने दिया कि आप अपनी स्टोरी को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकती हैं? दीदी थी वो पहली पर्सन जिसने, खुद तो वीडियोस बनाती नहीं वो, बट उसको पता है कि मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे ऐसे कुछ ना कुछ करना पसंद है, मुझे एडिटिंग करना पसंद है। तो उसने मुझे बोला कि तुम फ्री टाइम पे कुछ ना कुछ किया करो, तुम पोस्ट किया करो फ़ोटोज़ अपना, जैसे पहले करती थी। मेरे डॉक्टर ने भी ये चीज़ मेरे को बोला था, बट मैं नहीं करती थी, और मैं खुद को अपने दोस्तों से और सब लोग से ना बहुत दूर कर चुकी थी। मैं किसी से नहीं मिलती थी, किसी से बात नहीं करती थी। फ़ोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे फैमिली ने मुझे फ़ोन देकर गए हैं कि किसी का फ़ोन आएगा तो उठा लेना, बोल देना सोई हुई हूँ, नहीं बात करने का मन करे तभी भी। आ रहा है, मैं देख रही हूँ मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है जो मेरे से बहुत टाइम से बात करना चाह रही है, उसको फ़िक्र है मेरा, बट मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी। नहीं पता मेरा उस वक्त क्या दिमाग में चलता था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कैसे फेस करूँ लोगों को, मैं कैसे बताऊँ कि अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ। जैसे मैं पहले तुम लोगों के साथ हैंग आउट करती थी, मैं अब नहीं कर पाऊँगी। पहले मैं जिस तरीके से बात करती थी बिना किसी टेंशन का, अब मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊँगी। मैं अब ऑल द टाइम ये डिस्कस करूँगी कि मुझे दर्द कहाँ हो रहा है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, मुझे घर आना है, मुझे आज ये इंजेक्शन मिला, मुझे आज ये दवाई लेना पड़ा। मेरा पूरा लाइफ
नॉट पूरा लाइफ, अभी जो पूरा टाइम है वो हॉस्पिटल, घर, दवाई, इंजेक्शंस में जा रहा है। मैं बीमार बहुत कम होती थी, मुझे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लेके भी जाती थी तो अपनी दादी को लेके जाती थी, अपनी बहन या फिर किसी और को, बट मेरे वजह से कभी किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। तो वो मुझे बहुत ऐसे होता था कि नहीं, अब मैं दोस्तों का फ़ोन नहीं उठाऊंगी, मैं किसी से नहीं बात करना चाहती, क्या पता कोई मेरा मजाक उड़ा दे, क्या पता वो लोग मुझे क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। मैं ये सोच के खुद को डिस्टेंस कर ली थी। बट मेरी दीदी जो थी वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट की और मेरे को बोली कि वंशिता सोशल मीडिया स्टार्ट करो और तुम पिक्स पोस्ट करो, यूट्यूब है, यूट्यूब पे कुछ पोस्ट करो। यूट्यूब पे तुमको कोई नहीं जानता, उसका सबसे पहला वर्ड था यूट्यूब पे तो तुमको कोई नहीं जानता। चलो इंस्टाग्राम पे लोग तुमको जानते हैं, तुम्हारे दोस्त जानते हैं, यूट्यूब पे कोई नहीं जानता। यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, पोस्ट करो। तो मैं एक दिन अकेले घर पे थी और मम्मी थी बट मम्मी कामों में बिज़ी थी। मैंने फ़ोन रखा और मुझे इतना कुछ कैमरा वगैरह का मैंने पता नहीं था कि यूट्यूब में कैसे वीडियो डालने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, जबकि उसका क्वालिटी हेज़ी था। और मैंने फिर भी उस फ़ोन को वहाँ पे रखा। मैं जस्ट बैठी और मैं बैठ के जस्ट बोलना स्टार्ट की जो मैं फ़ील कर रही थी उस टाइम के लिए, ये सोचते हुए कि लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं एटीट्यूड नहीं खा रही या फिर मैं एरोगेंट नहीं हूँ कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। इट्स डैट कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे दिमाग में कुछ और थॉट्स चल रहे हैं तुम लोगों को लेकर, इसलिए मैं नहीं मिलना चाहती हूँ। तो वो वीडियो मैंने बनाया और दीदी के कहने पे मैंने वीडियो डाल दिया। वंशिता जी, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपके साथ जब ये इंसिडेंट हुई थी उस वक्त तो आपने ये सोचा था कि ये बात आपके फादर को नहीं पता लगनी चाहिए। जब आपके फादर को पहली बार इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा तो उनका क्या रिएक्शन था या उन्होंने क्या कहा आपसे? मेरे सामने तो पापा बहुत कूल डाउन होकर ऐसे बोल रहे थे और कूल डूड बन के बोल रहे थे कि ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं हुआ तुमको, क्योंकि मैं यहाँ से बोल रही थी पापा कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो पापा ने रिस्पॉन्स में मेरे को बोला ऐसा, तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, मैं अपना दर्द ऐसे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पापा स्ट्रेस लेने लगेंगे। बट पापा वहाँ पे भी वही सेम चीज़ कर रहे थे और ये चीज़ मेरे को बहुत बाद में पता चला जब मैं घर पहुँच गई थी कि पापा बहुत रोए थे, बहुत ज़्यादा। पापा रोते नहीं हैं, जैसे कि हर पापा नहीं रोते हैं, वैसे पापा रोए नहीं थे। और पर पापा को फेस पे वो जो होता है ना, वो शिकंज ऐसे दिख रहा था मेरे को कि पापा टेंशन में है, इसलिए मैं और ज़्यादा ऐसे खुश होकर बोल रही थी पापा कुछ नहीं हुआ है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, सब ठीक है। बट पापा रोए थे। ये बात मेरे को जब पता चला था तो मैं और स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रही थी। कोई भी पिता जो होता है ना, कोई भी पिता अपने औलाद के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करता है, पर अंदर से हर पिता पिता ही होता है, चाहे पिता कितना भी इंसान ही है। Obviously. तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके सामने बिल्कुल उन्होंने दिखाया होगा कि ही इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, ताकि आप स्ट्रॉन्ग फील करें। ऑब्वियसली। पर आपने बताया कि घर जाकर उनके भी आंसू गिरे, और आपकी मदर का क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मी बहुत जल्दी थोड़ा सा पैनिक कर जाती है हर चीज़ों में। थोड़ा सा आवाज़ होता है तो अभी भी मम्मी को लगता है मैं गिर गई कहीं पे, और मम्मी चिल्ला के आती है जैसे कि क्या ही हो गया हो। इसलिए घर में सब लोग को ये बात पता होते तो मम्मी को नहीं बताते जल्दी सब लोग कि नहीं मम्मी को अभी नहीं बताएंगे, पापा को बता देंगे आराम से बैठ के, पर मम्मी को वही चीज़ बताएगा। मम्मी बहुत पैनिक कर जाएगी और मम्मी क्या करेगी क्या नहीं करेगी किसी को नहीं पता रहता है। तो उस टाइम पे जो मेरे को पता है कि मम्मी को नहीं बताया गया था, मम्मी को बस ये बोला गया था कि मेरा पैर एक्सीडेंट हो गया है और फ्रैक्चर हुआ है बस। और मम्मी बस अकेले घर पे थी और सब लोग हॉस्पिटल में थे जी। मम्मी को वहाँ पे टेंशन हो रहा था पर मम्मी को नहीं बताया गया। मम्मी को बाद वाले दिन पता चला और शायद बहुत ट्रेनिंग के साथ मम्मी को मेरे पास भेजा गया था कि आपको रोना नहीं है, आपको वंशिता को कुछ नहीं बोलना है, आप इमोशंस को अच्छे से रखना, वो अभी ऐसे वीक पॉइंट पे है कि आप अगर फटोगे तो वो भी फट जाएगी, रोने लगेगी वो, और उसके लिए भी डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो मम्मी मेरे पास आई और बस ऐसे करके चली गई और मैंने भी ऐसे बोला मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। वो बस ऐसे की और उसके बाद शायद रोना निकलने वाला था और मम्मी को दीदी ऐसे लेके चली गई कि वहाँ से लेके चली गई दीदी कि अब चलिए हो गया ना, अब आवर्स ख़त्म हो गया मिलने का, बाद में मिलिएगा।
तो वंशिता जी देखिए, हम बिल्कुल भी आपके फ्लैशबैक्स को फिर से याद नहीं दिलाना चाहते, पर कहीं ना कहीं आप अपने फ्लैशबैक के बारे में हमारे शो पर बताओगे तो काफ़ी सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो और क्या क्या थॉट्स उस वक्त आ रहे थे जब ऐसे, क्योंकि ऐसे हादसे सबके साथ होते नहीं हैं, बट जिनके साथ होते हैं वही उस हादसे को फील कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या फीलिंग होती है। मेरे माइंड में बस सच बताओ तो कुछ नहीं चलता था, कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं चलता था। बस मेरे को रहता था कि मेरा पेन कम हो जाए। मैं हर नेगेटिव दिन थॉट्स और किसी तरह के आपके माइंड में उस वक्त? जब मैंने फैमिली के बारे में सोच लिया ना, उसके बाद मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं सुसाइड करूं। क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। लोगों का खोने का डर। ओटी में जाती थी तो सबका चेहरा देखकर जाती थी। पानी लीजिए ना, पानी प्लीज, पानी लीजिए। स्ट्रॉन्ग वुमेन मैम। चलो कोई नहीं। सब में इतनी हिम्मत नहीं होती है अपनी कहानी इस टिश्यू तरह से पेपर है बताने क्या? की। सी आप रोएंगी, आपकी मम्मी रोएंगी, आपको स्ट्रॉन्ग रखना है तो मम्मी बोला को। तो मत बैठाओ इनको। आपको स्ट्रॉन्ग रखना है मम्मी को, अपने माँ बाप को खुश रखना। वो जो इस सिचुएशन के बाद भी होता है ना, आपके गट्स को पता है, आपके मन को पता है कि आप कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, लेकिन अपने माँ बाप को संभालना, अपने रिलेटिव्स को संभालना बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत और बड़ा। सबसे बड़ा रोल, जाहिर सी बात है, उसमें माँ जो होती है ना, सबसे कमज़ोर होती है। सबसे कमज़ोर होती है अपने बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों को कभी भी एक ना मैंने एक चीज़ लिखी थी कि कष्ट में जो साथ दे, जो थामने को हाथ दे, हालातों को है मोड़ती, ना साथ कभी है छोड़ती। वो आंसुओं को पीती है, बस मेरे लिए जीती है, मेरी पूरी जान है वो, हाँ मेरी माँ है वो। अरे वाह वाह, मेरी वाह, तरफ से वाह, आपके वाह। लिए ये वाह। डेडिकेट हर एक मदर को मैं कर रहा हूँ। जितने भी मम्मियाँ हैं जो भी अपने बच्चों से इतना प्यार करती हैं, सारी मदर्स को ये डेडिकेटेड। तो वंशिता जी, अभी बहुत इमोशनल माहौल हो गया था अभी, तो अभी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बिल्कुल दिल से। और आंटी जी, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि डांटना मत आप मुझे। आंटी जी सब भी कुछ फिर से चल रहा है यहाँ पे, आंटी जी लोगों को भी नहीं यहाँ पता पर है। बैठी हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत डर के मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरा सवाल है कि आपको लाइफ में किस तरह का पार्टनर चाहिए? आप सब भी सुनना, मैं भी सुन रहा हूँ। जो मेरा साथ मेरा वाइब मैच कर सके, और जितना मैं घुमक्कर हूँ घूमने में, मुझे घूमना बहुत पसंद है। जी। मैं एक दिन घर में बैठना पसंद नहीं करती हूँ। और अगर मैं ठीक हुई हूँ इतना जल्दी रिकवर की हूँ, इतना जल्दी प्रोस्थेटिक लेग पे चलना आसान काम नहीं बिल्कुल होता। ये बस मैं घूमने के लिए किया है। मैंने कहीं पे मुझे सुना था घर ना, से- इवन कि 4 साल लग जाते हैं लोगों को इसकी प्रैक्टिस करते करते। बहुत टाइम लग जाता है। और तो मैं बस घूमने के लिए मैं जल्दी ठीक हुई हूँ इतना। घूमने आप पार्टनर चाहिए कि गाइड चाहिए आपको? नहीं, गाइड नहीं चाहिए, जो मेरे साथ घूम सके। सिर्फ मैं घूम सके। हाँ, यही मेरे quality। साथ घूम सके। मैं सिंपल यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो भी मेरे को फॉलो करते हैं वो अगर मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा घुमक्कड़ हूँ। तो जितने भी लोग वंशिता को, उनके फॉलोअर्स जितने भी लोग देख रहे हैं, तो आप जान जाइए कि उनको किस टाइप धीरज भैया, का। सॉरी, आंटी जी सोच रही नहीं, है कि नहीं। अभी पॉडकास्ट बंद होने दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल कोई भी इंसान ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता कि मुझे इस तरीके का इंसान चाहिए। अगर उसको वो मिल भी गया तो कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाएगा। जी। जिसके साथ वो खुश रह सके, जिसके साथ उसके मम्मी पापा और अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट दोनों करे, एक दूसरे के मम्मी पापा का रिस्पेक्ट। ये नहीं कि बस मेरा ही फैमिली, तुम्हारा फैमिली मैटर नहीं करता। दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, लॉयल्टी होना चाहिए। घूमने वाला बहुत मेन है, घूमना आना चाहिए भाई तुमको। मेरा फोटो क्लिक तुमको करना पड़ेगा, मेरे फोटोज अच्छे आना चाहिए। Vlog shoot करना मेरा पड़ेगा। फोटोग्राफर तुमको बनना है। प्रोफाइल इस साइड से ले लो। मेरा फोटोग्राफर तुमको बनना पड़ेगा, बिकॉज मुझे फ़ोटो क्लिक करवाना बहुत पसंद है। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे सेल्फी फ़ोटोज़ लेना है। तो वो वही बंदा कर सकते हैं जिसका मैं एकदम कंफर्टेबल फील कर सकूँ। जी। तो चलिए, अब आप मुझे लगता है आप एकदम स्टेबल हो गई हैं। एकदम। अभी आपने कहा कि अभी भी आप सारी काम उसी तरीके से करती हैं जो पहले करती थी। तो देखिए, ये मतलब मैं आपको बुरा फील नहीं कराना चाहता, बट मैं एक साइकोलॉजिकल तरीके से पूछना चाहूँगा इस सवाल को कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऐसा कोई हादसा होता है फैमिली के किसी मेंबर के साथ, तो फैमिली मेंबर्स और ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, ज़्यादा केयर करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं।
तो कभी ऐसा होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स, कभी ऐसा वक्त आया हो कि इरिटेट हो गए हो? मैं बिल्कुल भी, मैं जस्ट साइकोलॉजिकल तरीके से पूछ रहा हूँ कि कभी ऐसा होता है कि यार अपने काम में भी बहुत किसी को प्रॉब्लम आ जाती है घर पर, तो कभी ऐसा 2 साल क्योंकि हो गए हैं, तो कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आपको ऐसा लगा कि फैमिली मेम्बर्स थोड़े से तंग हो गए हो? ऐसा कभी इरिटेट नहीं हुए, कभी तंग नहीं हुए, टेंशन में बहुत रहते थे जी। बहुत टेंशन में, मतलब मैंने जो टेंशन देखा है इनके शकल पे, मेरे को होता था कि मेरे को जल्दी ठीक होना है, मेरे को ये टेंशन हटाना है। पहले फाइनेंशियली बोल लो तो बहुत टेंशन, वो तो सबसे टॉप पे रहता था, क्योंकि हर चीज़ पैसे से था। दवाई पैसे से, 6 महीना में एक इंजेक्शन चला है जो मैं खुद को खुद देती थी। मेरी दीदी डरती थी देने से, तो मैं खुद को देती थी। और उस इंजेक्शन का भी बहुत ऐसे प्राइस था जो मेरे मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर महीने ऐसे ख़रीदना है उसको, दवाई लेना है, दवाई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो बहुत टेंशन रहता था। पापा कभी दिखाते नहीं थे, मुझे पता भी नहीं रहता था पापा कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे चीज़ों को, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो मुझे पता है कि नहीं है वैसा कुछ, वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। फिर भी मैं बस सोचती थी कि कैसे कर रहा है। मेरे दादाजी ने हेल्प किया जी। उसके बाद प्रोस्थेटिक लेग, और मेरे जब एक पैर चला गया उसके बाद भी मेरे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए उस बीच भी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आने के बाद भी वो कैसे मैनेज कर रहे थे, वो आज भी मेरे को नहीं बताते हैं कि कैसे मैनेज किए उस चीज़ को लेकर। उनको लगता है कि मुझे वो बताएंगे तो शायद मैं ज़्यादा टेंशन लेने लगूंगी, और डॉक्टर ने मना किया कि इसको टेंशन नहीं देना है, बिकॉज इंसान दवाई से तो ठीक चलो हो जाएगा, बिकॉज जब तक वो दिमाग में नहीं बनाएगा मुझे ठीक होना है, वो ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे भी हॉस्पिटल में लोग देखे थे जो कि उनको कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ा सा चोट लगा था और वो कल को नहीं रहे, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया था कि मैं नहीं बचने वाला। दवाई तो बहुत चल रहा था, पर उनके दिमाग में था कि मैं मुझको नहीं बच पाऊंगा, फिर मुझे नहीं बचना है। तो दिमाग का काम बहुत होता है। अगर आप सोच लो ना कि मैं ओटी में जा रही हूँ और मुझे बच के आना है। मैं जब ओटी में जाती थी, मेरी दीदी फ़ोन में एक हनुमान जी का फ़ोटो है, जिन हनुमान जी को मानते हैं बहुत ज़्यादा, वो फ़ोटो मेरे सामने ऐसे दिखाती थी, बोलती थी पिंकी जल्दी से प्रणाम करो और बोलो ठीक हो क्या होगी। तो मैं ऐसे झुक कर ये प्रणाम करती थी और मैं बोलती थी मैं ठीक हो। मैं सबका फेस देख कर जाती थी, बस इसीलिए कि देख कर जाना चाहती हूँ, मैं जहाँ भी जा रही हूँ मैं देख कर जाना चाहती हूँ। और जब देखती थी उसके बाद मैं बोलती मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं अंदर जाती थी, और अंदर भी मैं पूरे टाइम मैं प्रे करते करते मैं बेहोश होती थी। हे हनुमान जी, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरा फैमिली बाहर वेट कर रहा है, मुझे फैमिली के पास वापस जाना है और मुझे किसी को रोता हुआ नहीं देखना है, तो मुझे ठीक होके निकलना है यहाँ से। तो कभी भी मेरे को लेकर ना ऐसे टेंशन बोले इरिटेट नहीं हुए कि इरिटेट हो गया ये कितना करे इसके लिए। अभी भी वो करते हैं मेरे लिए। अभी भी ना मेरे को जैसे कि ऑल द टाइम कोई प्रोस्थेटिक लेग पहन के घर में नहीं बैठ सकता है, तकलीफ़ होता है, तो मैं क्रचेज़ लेकर घर में क्रचेज़ यूज़ करती हूँ। तो मेरे को मन नहीं कर रहा है, आलस पड़ रहा है कि मेरे को क्रचेज़ उठाना पड़ेगा, फिर मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ यार मम्मी वो ला के दे दो, तो इरिटेट नहीं होती, मम्मी दे देती है, पर ऐसे सुनाती है खुद उठ के लो चलो जाओ। तो वो इरिटेट नहीं होती, परेशान हुए थे वो लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, पर कभी भी इरिटेट नहीं हुए, कभी नहीं। मुझे कभी दिखा नहीं, फेस पे दिख जाता है सब कुछ, कभी नहीं दिखा एक पल भी। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि अगर आपको रिकवर करना है अपने हेल्थ से तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और आप ये बात मानती है, काफ़ी सारे फिल्मों में भी हमने देखा है, जैसे 3 इडियट्स, जब राजू सुसाइड करते हैं और उनकी हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है, तो डॉक्टर्स रैंचो यानी कि आमिर सर को उस फिल्म में कहा जाता है कि उनके सामने अच्छे से बिहेव करो, उनको खुश करो ताकि वो जल्दी रिकवर करे। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को तवज्जो ज़्यादा नहीं देते, सोचते हैं कि यार ये सब फिल्मों में दिखाते हैं, डॉक्टर्स ऐसे ही बोलते हैं। पर आपको क्या ऐसा फील होता है कि यार मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से ही लोग जल्दी रिकवर करते हैं और कहीं ना कहीं चेंजेस जल्दी दिखती है हेल्थ में? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो आपके आसपास इस सिचुएशन में बैठे हैं
या जो आपके साथ है अभी। पहले तो आप चलो अपने दिमाग में बना लिया कि मुझे ठीक होना है, बट एक पॉइंट आता है ना जब आप हार जाते हो खुद से, यार मेरे को नहीं रहना अब। ये सोचने के बाद भी मेरे दिमाग में बहुत बड़ा आया कि मुझे अब ये दर्द नहीं झेलना है, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद का जो दर्द है ना वो ऐसा है कि इंसान खुद को ऐसे मर्डर कर लेगा, बट वो दर्द नहीं झेलेगा, वो दर्द नहीं झेलेगा, ऐसा रहता था। तो मेरे पास मेरी दोनों सिस्टर्स रहते थे, निशा दी और निकिता दी। तो ये दोनों पूरे टाइम रहते थे, पापा भी नहीं रहते थे क्योंकि पापा मेंटली वो उतने स्ट्रांग नहीं है, मम्मी स्ट्रांग नहीं है, मेरे घर का कोई मेंबर स्ट्रांग नहीं है उतना ज़्यादा। मेरी दोनों दीदी बहुत स्ट्रांग है। उन लोगों ने मुझे फालतू बातों पे हंसाया है। अभी मैं सोचती थी मैं उस बात पे हंस रही थी, कैसे हंस रहे थे, फालतू चीज़ों पे हंसाते थे मेरे को, जिसको फ़ोन लगा के कुछ भी बात करते थे। और मैं थोड़ा भी अपसेट होती थी ना तो मुझे डांट लगाते थे उस वक्त, डांटते थे मुझे। ऐसा नहीं कि प्यार से कि वंशिता मत सैड हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक, ऐसा नहीं करते थे। क्या हुआ, तुमको ज़्यादा चर्बी चढ़ गया, तुमको सैड होने का ज़्यादा मन कर रहा है, इस तरीके से उनका ऐसे आता था। तो मेरे को लगता था ये मेरे को अपना मानते तो ही इस तरीके से बोल सकते हैं, दया नहीं खा रहे मेरे ऊपर कि इसके साथ ऐसा हो रहा है। अपना मान के करते थे कि क्या हुआ तुमको, ऐसे मत करो, गुस्से होके मेरे पे चिल्लाते थे। कहीं ना कहीं वो भी ये चीज़ जानते थे कि किसी पर तरस खाने से या ओवर प्रोटेक्टिव होने से आप खुद का हेल्प नहीं कर पाओगे कभी। तो कहीं ना कहीं वो बीच में कभी कभी आपको पुश भी करते थे काम करने के लिए, या क्या हो गया यार मेरे को ना कोविड का टाइम याद आता है। ये सिचुएशन बहुतों के साथ घटी है। लेकिन कोविड जब आया था ना तो सब लोग यहाँ से भले ही स्ट्रांग हो, यहाँ से बहुत कम स्ट्रांग थे उस टाइम पे। और कई ऐसे लोग थे ना जिनको मतलब लाइक कोविड हुआ भी नहीं है, फिर भी वो इतना डर चुके हैं ना कि वो अपनी जान खुद दे देते थे। आपका ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके पूरे बॉडी पे। आपका तबीयत खराब अगर हो रहा है ना तो यहाँ से स्ट्रांग हो जाओगे ना। एक चीज़ वो रहता है, जब मेरा ये एम्प्यूटेशन हुआ था, इसको क्या बोलते मेरे को याद नहीं आ रहा है उस वर्ड, इंग्लिश वर्ड को क्या बोलते हैं। जब इंसान का कोई बॉडी का पार्ट हट जाता है ना, फिर भी आपको ब्रेन को पता नहीं होता है कि वो पार्ट चला गया है जी। वो ब्रेन उसको फील कर पा रहा है, माइंड में वो चलती है। हाँ, ऐसा एक पार्ट आया जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई हूँ और मैं अपनी सिस्टर को बोल रही हूँ कि मैं अपने टोज को फील कर पा रही हूँ जो पैर मेरा नहीं है। मैं अपने टोज को फील कर पा रही हूँ, मुझे टोज में खुजली हो रही है। ये बोलने के पहले मुझे ऐसा लगता लोग मुझे पागल ना समझने लगे जी। पर मेरे डॉक्टर आए और मेरे को बोला कि वंशिता ऐसा होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि आपके माइंड, आपके ब्रेन को नहीं पता कि वो चीज़ चली गई है। इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि जब आपकी स्टिचेस खुल जाएगी कुछ टाइम बाद, अपने जो आपका स्टम्प है उसको टैप टैप करना कि आपके ब्रेन को सिग्नल मिले दिस इज़ इट, यहीं तक है, अब उसके आगे कुछ नहीं है। ये आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि मैंने एक रील देखा था कुछ दिनों पहले, उसमें इसी तरह का एक्सपेरिमेंट मैं देख रहा था कि हाथ रख दी गई थी, उनके हाथ आंखों में पट्टी बांध दी गई थी और उनको ये रियलाइज कराया किसी ने कि मैं एक हथौड़े से तुम्हारे हाथ में मारूंगा। तो उसके दिमाग में चल रहा है कि वो मारेगा, बट मारा उसने कहीं और, उसके हाथ में नहीं मारा। बट जब आवाज हुई ना हैमर की तो उसको हाथ में पेन फील हुआ। तो माइंड इतनी स्ट्रांग चीज़ है जो कि आपको कोई चीज़ नहीं भी हो तो वो दिखा देता है आप। अरे हार्ट अटैक नहीं पे भी आने पे ना, मतलब उनको ऐसा लग जाता है, अगर छोटा सा पेन भी आया तो वो पैनिक अटैक आ जाता है उनको कि भाई हो गया। आई थिंक योर माइंड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन सब चीज़ों में टू रिकवर और कहीं ना कहीं फिर से स्टेबिलिटी लाने में आपके लाइफ में बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है माइंड। सो अब वंशिता जी, मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं और आप वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा करते हो। तो मैं भी उतना वर्कआउट नहीं करता तो अभी पॉडकास्ट के बाद मैं आपके साथ पंजा लड़ाऊंगा मैं हारने वाली हूँ। बट एनीवेज, आप वर्कआउट करती हो तो क्या इंसिडेंट से पहले भी आप इतनी वर्कआउट आप करते थे, या इंसिडेंट होने के बाद कहीं से आपको मोटिवेशन मिला और फिर आपने वर्कआउट की जर्नी शुरू की आपने? तो यहाँ पे ऐसा था कि मेरे को वर्कआउट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को खाना बहुत पसंद है, मेरे को अच्छा खाना है।
जब तोंद निकल जाए तब थोड़ा सा खाना कम कर दूंगी, पर खाऊंगी ज़रूर, लिमिटेड खाऊंगी बट खाऊंगी ज़रूर जी। तो मुझे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, ना ही मैं घर पे वर्कआउट करती थी कभी भी। एक्सीडेंट के बाद मैं कहीं नहीं निकलती थी, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि मुझे निकलना पड़ेगा। अगर मुझे खुद से निकलना स्टार्ट करना है तो मुझे एक जगह स्टार्ट करना पड़ेगा और मुझे अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग भी बनाना है। तो मैं जिम जाना अचानक से, मैंने अपने मम्मी को बोला, पापा को बोला, दीदी को बोला, सब ने मुझे मना किया कि नहीं कर पाओगी, नहीं मत जाओ, कुछ हो जाएगा, अकेली रहोगी वहाँ पे 2 घंटा, क्या कुछ हो जाए, कोई मैनेज कर पाएगा कि नहीं तुमको, मतलब तुमको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता, तुमको जिस तरीके से हेल्प चाहिए वैसे कर पाएगा कि नहीं जी। मैं कौन सा हाथ पकड़ूँ किसी का, मतलब मैं कहाँ से सहारा लेना चाहती हूँ वो वैसे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो वो सब ने मुझे मना कर दिया, और पर मेरे को था कि नहीं मेरे को जाना है, ये सबसे बड़ा ज़रिया है मैं घर से निकलने का, मेरा मुझे घर से निकलना है, तब ये लोग मुझे छोड़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो इनके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मुझे प्रोटेक्ट करना है और मुझे कहीं नहीं जाने देना है, और जाएंगे भी तो इनको हमेशा रहेगा ना कि गिर ना जाए। तो एक जगह स्टार्ट करूँगी तब इन लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि कर सकती है जी। तो मैं जो ये सोचकर मैं जिम जाना स्टार्ट की, और पहला दिन तो बहुत मेरा बकवास गया था। मैं ठीक से ना 1 kg भी नहीं उठा पा रही थी। एक इंसिडेंट बताती हूँ, ये जैसे बॉटल का पानी रखा हुआ है जी। अब मैं बॉटल का पानी से ऐसे पीती थी अपना प्रोटीन जी। डॉक्टर ने बोला था प्रोटीन पीना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा तुम वीक हो, तो मैं प्रोटीन पीती थी। एक टाइम आया मैं क्रचेज़ यूज़ करना स्टार्ट किया था उस वक्त, और मैं बॉटल नहीं उठा पाती थी, मेरा हाथ इस तरीके से हो जाता था, मैं उठा ही नहीं पाती थी, मेरा हाथ ये गिर जाता था ऐसे करके, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी हाथों को। और ये जब ऐसा होता था ना तो मेरे को होता कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं अपने हाथ को रब करती थी और मैं अपने फिजियोथेरेपी अंकल को बोलती थी कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो वो बोलते थे कि क्रचेस चलाना सीख जाओ, आराम से होगा। मैं अपने पैरों से, आप बस हल्का सा दबा के रखियो अपने पैर से, आपको पुश नहीं कर पा रही हो, ऐसा होता था। एक और चीज़ था कि जब मैं फर्स्ट टाइम लेग एक्सटेंशन मारा था तो मैं बिना वेट का मार रही थी, कोई 0 वेट था और मैं उसको नहीं उठा पा रही थी। 0 वेट में मैं नहीं उठा पा रही थी। जो भैया मेरे जिम के ट्रेनर हैं उन्होंने हेल्प करके उठवाया था। आज मैं 15 kg इस पैर से उठा सकती हूँ, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। मैंने जैन में स्टार्ट किया है 2024 का जिम, और आज मैं 15 kg इस पैर से उठा सकती हूँ। 15 kg में थोड़ा सा हाथ का हेल्प दे देती हूँ अपना। पंजा लड़ाना कैंसिल। नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा डर इस पैर का रहता था कि मुझे इस पैर को बहुत स्ट्रांग बनाना है, जो मतलब है मेरे पास उसी पे ज़्यादा काम करना है। तो जब मैं नहीं उठा पाती थी मेरे को बहुत बुरा लगता था कि सब यहाँ पे 20 kg 40 kg मारे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे 1 kg नहीं मार पा रही हूँ। ठीक है मुझे प्रॉब्लम है बट मैं कम तो नहीं उनसे यार, मैं एक पैर से उठा सकती हूँ जी। तो वो भैया ने मुझे बोला कि उठा लोगे, चिंता मत करो, ये स्टार्टिंग है इसलिए तुमको नहीं हो पा रहा है तुमसे। फिर जब मैं 15 kg पहुँच गई तो आके बोलते हैं देख ली तो, बोले चिलाम, मतलब देखा तो, बोला था ना उठा लोगी, उठा रही हो ना आज। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और जिम जाना जो मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ जिम जाने से। मैं वेट्स उठाती हूँ, मैं फ्लॉन्ट करती हूँ, कैमरे पे फ़ोटो क्लिक करती हूँ, मैं चल कर जाती हूँ, चल कर घर अकेले जाती हूँ, अकेले आती हूँ। जिम की वजह से सब कुछ बदल गया है। जो होता है ना वो तो जिम देता है, ये जिम तो देता है। मेरे को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ ना तो भाई, जब जितने टाइम मेरा अगर जिम छूटा रहता है और जब आईने में खुद को नहीं हारता है इंसान, तो वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन हाँ, वर्कआउट जैसे ही वापस से रूटीन में आता है, एक चेहरे पे स्माइल, फेस पे ग्लो, बॉडी पूरा वापस से ऐसा लगता है कि मेरा बॉडी बन गया पूरा यार, मजा आता है। आपको देखे तो स्टार्टिंग में मैं जब जिम जाना स्टार्ट की थी तब मेरे को मम्मी छोड़ने जाती थी, लेने आती थी, कहीं पापा आते थे, टोटो में बैठाते थे, पैदल नहीं जाती थी मैं। अभी किसी को घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी खाना बना रही, मैं बोल के जाती मैं जिम जा रही, मैं बोलती ठीक है। मम्मी को टेंशन ही नहीं होता है कि ये जिम जा रही है, कहाँ जा रही है, अकेले जा पाई कि नहीं। पहले बहुत टेंशन होता था। तो हर एक चीज़ शुरुआत करते करते किया है मैंने। ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया सब कुछ। बहुत मेहनत करना पड़ा इन लोगों से पीछा छुड़ाने में कि मैं कर सकती हूँ अकेले, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना पड़ेगा जी। मैं कर सकती हूँ। मम्मी तो अभी भी आपका पीछा छोड़ी नहीं, आपके साथ ही आई हैं हमारे शो पे। ये मेरा आप लोग के शो के वजह से मैं
इतने टाइम बाद कहीं निकल पाई, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार इस शो ने मुझे कहीं निकाला है, अब इसके बाद मेरा रास्ता खुल गया। हाँ। अब मुझे कहीं जाना होगा ना तो मैं मम्मी को बोल पाऊंगी उस वक्त तो गई थी ना, क्यों नहीं जा पाऊंगी, मैं जा पाऊंगी। चलो टिकट हो गया है। वाओ। तो मतलब आपने शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप पहले जब भी ट्रैवल करती थी शायद आप अपनी दीदी के साथ करती थी, है ना? तो अभी आप फर्स्ट टाइम आई थिंक आफ्टर दिस इंसिडेंट आप मम्मी के साथ आई हो। मम्मी के साथ आई हूँ। तो कोई डिफरेंस या आप एक बिल्कुल मतलब खुश हो, एक्साइटेड ज्यादा हो? मम्मी ऐसा लगा था कि मम्मी मेरे को लेकर नहीं, मैं मम्मी को लेकर आई हूँ। वो इसलिए क्योंकि मम्मी मेरे को बहुत लेकर डरी थी, ऐसे पढ़ के चल रही थी मेरे को पूरे स्टेशन में जी। हावड़ा स्टेशन में एक टाइम ऐसा है, मेरा पैर थोड़ा स्लिप कर गया था, वहाँ में पानी था और मेरा पैर स्लिप कर गया। उसके बाद से मैंने हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, इस तरीके से जकड़ के पकड़ी थी। मैंने बोला मैं छोड़ दो, सब देख रहा है मेरे को। बोलती नहीं गिर जाओगी। अच्छा। तो मैं मम्मी को लेके चल रही थी और डिफरेंस यही था कि जहाँ दीदी मेरे को संभालती थी मैं मम्मी को संभाल रही थी। दैट्स इट। ये इसके लिए ताली बजनी चाहिए यार। मतलब अभी पता है आपके जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर या तो मोटिवेशनल होते हैं या तो फिटनेस से रिलेटेड होते हैं। तो जब आपने सोशल मीडिया चूज़ करा तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के लिए न्यूडिटी प्रमोट करके फेमस होना बहुत ईजी है, फिर भी क्या रीज़न था ऐसा कि आपने फिटनेस और मोटिवेशन को अपना कंटेंट बनाया? ऐसा कोई मेरा मोटो नहीं था कि मैं फिटनेस या फिर मोटिवेशन चूज़ करूँगी। मैंने ये लाइन चूज़ नहीं किया है, ये हो गया है। दीदी के ज़रिए मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट किया, कुछ लोग मुझे देखे, मैंने कुछ वीडियोस खुद से एडिट किए और वो वायरल जाने लगा। कुछ लोगों ने शेयर किया उसको, उसमें से आप भी थे। और बहुत लोग थे उसमें से शेयर किया जिन्होंने, और वो वायरल जाने लगा। उसके बाद मेरे दिल्ली के कुछ एक सर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे किसी से मिलवाया, और विशाल जो मैं कि अभी मेरे मैनेजर हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात किया। ऐसे तो वो मैनेजर बनकर बात नहीं किए थे, मेरे से नॉर्मली फ्रेंड एज अ फ्रेंड वाइज बात किए थे, और मुझे यही बोले कि मैं बहुत इंस्पायर हुआ तुमको देखकर। वो मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैं क्रचेस पार्ट 1 क्रचेस पार्ट 2 मैंने डाला था, उसको देखकर बहुत मोटिवेट हुआ। मेरे को बोले कि वंशिका कुछ करो यार, आप कर सकते हो। आप पे ना मेरे को दिखता है कि आप ना मतलब खुद को ना बेचारा नहीं दिखाना चाहते हो, आप खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हो। वीडियो में वो चीज़ तो मैंने खुद नोटिस करा। हाँ। तो आपने बात करा था अभी आपकी वीडियो वायरल जब हो रही थी तो फिर ये चीज़ें शुरू होना मतलब ये चीज़ें शुरू हुई। तो मेरे को आप ये बताओ, क्या वो पहला ही वीडियो था जो आपने डाला था और वो वायरल हो गया था या नहीं? फिर और ये भी जानना चाहूँगा मैं कि जब आपका पहला वीडियो वायरल हुआ था तो फिर थॉट्स क्या थे आगे फ्यूचर से? ओके, तो मैं वो पहला वीडियो नहीं था जो वायरल हुआ था। पहले मैंने डाला था तो उसमें बस मेरा हाफ पार्ट दिखता था, क्योंकि मुझे शर्म आता था अपना पैर दिखाने में। मुझे ऐसा लगता था लोग मुझे जज करेंगे, या फिर जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे वो लोग। तो मैंने डाला था, बट उसमें भी मुझे प्यार मिला। जो लोग मुझे जानते थे उन्होंने बोला कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो लोग मेरे बारे में जानते थे। बहुत लोग मैसेजेस करते थे कि यार तुम इतना टाइम से कहाँ गायब हो। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाया क्रचेस पार्ट 1 क्रचेस पार्ट 2, वो वायरल जाने लगा। और जब वायरल जाने लगा ना तो मेरे डीएम में कुछ मैसेजेस आए। उस मैसेजेस के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वीडियोस डालूँगी। वो मैसेजेस कुछ ऐसे थे, मुझे अभी भी गूज बम्स आ जाते हैं वो मैसेजेस याद करके, क्योंकि वो ना ऐसे मेरा लाइफ को चेंज किया, मैं जो सोचती थी उसको चेंज किया, सोचने के पर्सपेक्टिव। हाँ, मैं नॉर्मली मुझे किसी को इंस्पायर नहीं करना था। मैं ये नहीं सोचा कि वो लोग इंस्पायर होंगे तो मैं डालती हूँ, मुझे वायरल होना इसलिए मैं डाल रही हूँ। मैं खुद को एक्सेप्ट करने के लिए मैं डाल रही थी कि मैं आगे खुद को एक्सेप्ट करूँ। मुझे ऐसा कोई क्रेज़ नहीं था कि मुझे वायरल होना है जी। मुझे वीडियोस बनाना है, मुझे किसी का लाइक्स चाहिए, किसी का कमेंट चाहिए। मैं खुद को ठीक करने के लिए, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, कि मुझे खुद को एक्सेप्ट करना है कि मैं अब ऐसी ही हूँ, और पहले खुद को एक्सेप्ट कर लो, फिर मैं किसी को बोलूँगी तुम मुझे एक्सेप्ट करो। ये बहुत ज़रूरी है। यस, पहले खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को जैसी हो वैसे दिखाओ। ठीक है, ख़राब लगेगा बट एक्सेप्ट करना सीखो। तो वो कुछ मैसेजेस ऐसे थे कि वंशिता, मैं जस्ट आज सुसाइड करने जा रही थी, तुम्हारा एक रील पॉप किया, मेरे फीड में आया, मैंने देखा और ऐसे लगा कि यार तुम्हारे लाइफ में तो मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम जो झेल रही हो मैं तो उसका मतलब
मैंने 1% भी नहीं झेल रही हूँ, 0% भी नहीं झेल रही हूँ। मेरे जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है तब मैं सुसाइड करने जा रही थी, और तुम अभी भी जी रही हो, तुम ऐसे वीडियोस डाल रही हो और तुम लोगों को ये दिखा रही हो कि ऐसे भी ज़िंदगी जिया जा सकता है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे मैसेजेस थे ऐसे कि मैं अभी अपना हाथ काटने वाली थी, वंशिता मैं मर जाऊँगा, तुम मुझसे बात कर लो एक बार, तुम मुझे बताओ कि मैं ज़िंदगी को फिर से कैसे स्टार्ट करूँ। मैंने उनको रिप्लाई भी किया हुआ है। और तो उस जब मैंने वो मैसेजेस देखा ना, तो मेरे को हुआ कि मैं गॉड, मैंने किसी का जान बचा लिया। मतलब वो फ़ोन को ऐसे पकड़ के ना मेरे हाथ शिवर कर रहे थे कि यार मैं किसी का जान जाने वाला था। गॉड थैंक यू कि मेरा रील गया, थैंक यू वंशिता कि तुमने रील बनाया, थैंक यू वो रील उसने देखा, और थैंक यू कि उसने सुसाइड नहीं किया, वो स्टेप नहीं लिया। और मैं शिवर कर रही थी और मैं उनको रिप्लाई कर रही थी कि यार बेवकूफ़ वाला काम कर रहे थे आप अभी, क्यों सुसाइड करना है, और कुछ हो भी जाए, कुछ जो मेरे से भी अगर कुछ बड़ा चीज़ हो जाए आपके लाइफ में, तो सुसाइड करना ज़रूरी नहीं होता है। आप लोगों को देखो आसपास कौन है आपके, उनको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा कि आपका अगर कोई करीबी इंसान सुसाइड कर ले, तो ये सोचने के बाद आपको स्टेप उठाना। मैंने यही रिप्लाई उनको किया था। और उन्होंने बस बोला कि वंशिता मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरा जान बचाया है। वहाँ से मेरे को आया कि वंशिता, मतलब मेरे एक रील ने अगर किसी का जान बचाया है, तो मुझे अब ऐसे रील्स बनाने हैं, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है लोगों को कि ऐसे भी ज़िंदगी जिया जा सकता है, एक पैर के बिना भी, और स्माइल किया जा सकता है। कि राजपाल यादव सर की एक इंटरव्यू मैं देख रहा था और उनसे ये सवाल पूछा गया कि सर आपके लाइफ में लो फेस चल रहा है क्या, ऐसा राजपाल यादव सर से पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, लो फेज नहीं चल रहा है, जब तक आँख ठीक है, हाथ ठीक है, पैर ठीक है, तब तक लो फेज किसी का चल ही नहीं सकता, मैं एकदम खुश हूँ। पर इस स्टेटमेंट को भी आपने गलत कर दिया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं राजपाल यादव सर ने ये कहा था कि बॉडी का हर एक हिस्सा मेरा काम कर रहा है, मैं हेल्दी हूँ, तो फिर लो फेस कैसे हो सकता है, मैं खुश हूँ। पर आप के साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है और फिर भी आप इतनी कहीं ना कहीं आप खुश हो और लोगों को कहीं ना कहीं आप इंस्पायर कर रही हो। ये सोशल मीडिया का पावर देखो ना। हाँ, मतलब सोशल मीडिया को बहुत लोग जज करते हैं, बहुत वल्गैरिटी है, बहुत चीज़ें हैं, न्यूडिटी है, लेकिन कुछ ऐसे कंटेंट जो लोगों की लिटरली जान बचा रहे हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स आपके मन से निकाल रहे हैं, आपको डिप्रेशन से दूर कर रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आपके एंजाइटी दूर कर रहे हैं। डिप्रेशन ये मेरे को मैसेजेस आया था, मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा था, ये डिप्रेशन वर्ड आया था कि मैं डिप्रेशन में था और आपके वजह से शायद मैं अब निकल जाऊंगा। मैंने बोला था भाई तू डिप्रेशन का पहले मतलब समझ के आ, डिप्रेशन होता क्या है। यार तुम्हें कोई छोड़ के चला गया, तुम्हारा बिजनेस बैठ गया, हो सकता है तुम्हें बुरा लग रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने एक जोन में चले जाओ, और हो सकता है डिप्रेशन होता है बहुत ज्यादा आजकल। वंशिता जी सॉरी टू इंटरप्ट, आजकल तो ज्यादातर यंगस्टर मैं देख रहा हूँ, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट डिप्रेशन में जाते नहीं है एक्चुअली। पता नहीं आप भाई उनको आप सब मेरी बात समझ पाओगे कि नहीं पता नहीं, बट आजकल बहुत लोगों को ना दुखी रहना ही पसंद है। उनको पसंद है आजकल। अगर वो खुश हो जाएंगे ना तो खुद से सवाल पूछने लगेंगे, यार मैं खुश कैसे हो सकता हूँ यार। उनको ओवरकम करना आज के टाइम पे अच्छा नहीं लगता है। सोशल मीडिया बहुत तरह से इन सब चीजों को दे फील डिप्रेशन, एंजाइटी इज अ वेरी कूल वर्ड टू डिस्कस। आपको मैं अगर बता रहा हूँ कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कूल मतलब मैं लोगों से सिंपैथाइज होने के लिए आप बहुत अच्छी बात है वो आजकल का वो बन गया है, क्या बोलते हैं, ट्रेंड, डिप्रेशन होना। देखो डिप्रेशन एक वर्ड है ना, बहुत भारी वर्ड है। जो लोग जाते हैं ना वो लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या होता है, ये जोन क्या होता है, और कितना कुछ झेलना पड़ता है इस डिप्रेशन में। ये वो लोग जानते हैं। वो लोग से पूछ के देखो डिप्रेशन क्या होता है, तब तुमको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा डिप्रेशन क्या होता है। आज सारे लोगों को पता चलेगा यार कि इतनी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद भी अगर कोई खुश रह सकता है, कोई इंस्पायर कर सकता है दूसरे लोगों को, तो यार क्यों डिप्रेस हो यार। मम्मी है, पापा है, बात करो, खा रहे हो, बातें करो, हमारा शो देखो। क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो यार। ऐसे ऐसे गेस्ट आ रहे हैं, मेरे व्लॉग्स देखो जी, इनके व्लॉग्स देखो। मेरे दिमाग में एक और सवाल आया है कि आपने भी कहा कि काफ़ी सारे डीएम्स आपको आते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ,
तो डीएम्स में प्रपोजल वगैरह आते हैं या नहीं? ये बताओ आप। चेहरे पे मुस्कान ना मुस्कान- इनसे ज्यादा आंटी के आई है। तो अब आपको बताना पड़ेगा, तो आंटी भले बैठी हुई है बट खुलकर इसका जवाब दो आप। नहीं आते हैं। हाँ। लोग बहुत बोलते हैं आई लाइक यू वंशिता, बहुत अच्छे हो, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मैं कहीं ना कहीं बहुत इज्जत करती हूँ उनके फीलिंग्स का। अगर सच में कोई मुझे लाइक करे तो मैं बहुत, होता है ना कि हो ही सकता है, मैं भी किसी ना किसी को लाइक कर ही सकती हूँ, वो भी किसी ना किसी को लाइक कर सकते हैं। तो वो जब ऐसे लिखते हैं तो भले मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं बहुत फीलिंग का रिस्पेक्ट करती हूँ। और अभी मेरी एज वैसी नहीं है कि मैं किसी को लाइक करने मतलब एज नहीं, मतलब मैं उन जोन में नहीं जाना चाहती हूँ लाइक वेक करने वाला। पर वो मुझे प्यार देते, मुझे पसंद है, वो मुझे डीएम्स करते हैं कि आई लव यू वंशिता, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट फिलहाल जो भी देख रहे हैं, थैंक यू। दूर इतना रहो। नहीं, दूर नहीं रहो। थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। दूर नहीं रहो। नहीं, मैं दूर मजाक नहीं। कर रहा हूँ भाई, मैं समझ सकता हूँ आप सबकी फीलिंग्स। हाँ। और ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हो। और नो डाउट आप इतने खूबसूरत तो भी हो। एक और मेरी चीज़ दिमाग में आ रही है कि आप जैसे अभी रिप्लाइज को लेके बात चल रही है, तो क्या जैसे जिस समय आपका वीडियो वायरल गया था तो मेरे को याद है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ने भी आपके वीडियोस को काफ़ी सराहा था और शेयर भी करा था। ऐसा अभी जैसे अपने वर्ड्स बोले, बहुत लोग थे जिन्होंने मेरे स्टोरी को शेयर किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे ऐसे बोला कि वंशिता तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भले हम एक ऐसे वाले पोजीशन पे हैं, बट आप जो कर रहे हो ना हमारे से भी ऊपर बन चुके हो। कौन कौन थे ऐसे, मतलब बहुत लोग थे, मैंने बहुत लोग थे जिन्होंने ऐसे मेरे को एक दो सपोर्ट नाम किया था। एक दो नाम आप ले सकती हैं, वैसा कोई इशू नहीं है। ये एक नीरज सर थे। अच्छा। वो भी एक डिसेबल पर्सन है, वो हमारे इंडिया के लिए खेलते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे मैसेज किया था, ऐसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा ढंग से अभी, बट और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था। वो लोग बहुत जाने माने इंसान हैं जिनको मैं देखा करती थी, मैं उनके इंटरव्यूज़ देखा करती थी, वो लोग मुझे मैसेजेस करते थे और मैं एक्साइटमेंट में पूरा ऐसे रिप्लाई करती थी उनको। और कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे सिखाते थे कि आप थोड़ा और सिंपैथी गेन करो, और सिंपैथी गेन करो, आप और वायरल जाओगे और आपके और फॉलोअर्स होंगे, और रोज़ वीडियो डालो। तो जब ये चीज़ किसी ने मुझे कहा था सिंपैथी गेन करो, तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे दिमाग में ऐसे चला कि यार वायरल होना ही सब कुछ है क्या? मैं किसी इंसान को चाहूँ तो दिल से कनेक्ट कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं वायरल होने के लिए कुछ भी फेक दिखाऊँ। मैम, वो जो आपने अभी कहा वंशिता जी कि आपको सब ये सलाह दे रहे थे बहुत सारे क्रिएटर्स कि आप थोड़ा सा सिंपैथी गेन करो या उस तरीके, तो कुछ ऐसा कोई सलाह जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहेंगी? आप ऑब्वियसली अगर आप नाम नहीं लेना चाहती ठीक है, बट क्या सलाह, किस तरह की सलाह? मैं वो वर्ड्स टू वर्ड्स नहीं बोलूँगी, बट उन्होंने में से मुझे बोला था कि आप इस तरीके के और इमोशनल वीडियोस बना सकते हो कि सिंपैथी गेन करने वाले। कुछ क्रिएटर्स थे, उन लोगों ने ऐसे बोला था मुझे, और तो मेरे को ऐसे दिमाग में आया कि यार ज़रूरी नहीं है कि मैं रो के गा के ही मैं व्यूज़ बटोर सकती हूँ, वायरल हो सकती हूँ, जबकि मेरे दिमाग में ऐसा था ही नहीं कि मुझे वायरल होना है। मुझे वो तो भगवान के ऐसा था कि मैं वायरल हो गई, जो लोग मुझे देखते उनके ऊपर था कि मैं वायरल हो गई, उन्हें मैं पसंद आने लगी। बट मेरा ऐसा था नहीं कि मैं इमोशनल होके इमोशनल कंटेंट शेयर करके रो के गा के मैं लोगों का व्यूज़ बटोरूँ। जी, मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ, मैं सिंपैथी गेन करना नहीं चाहती हूँ। अच्छा वंशिता, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था। जैसे आपने बताया कि जब ये इंसिडेंट हुआ था आपके लाइफ में, तो आपकी फैमिली और रिलेटिव्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में थे आपके। तो कोई ऐसा इंसान जिनके साथ ये इंसिडेंट घटा हो और उनकी फैमिली सपोर्टिव ना हो, तो फिर उस इंसान को ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? जब कोई सपोर्ट ना करे तो और ख़ुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए। मेरे भी ऐसे थे जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मेरी फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, जो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत अच्छे हैं, जो कि मुझे हर एक वक्त सपोर्ट किया, हर एक चीज़ में सपोर्ट किया। मैं रोती थी तो मेरे पास बैठते थे, वो भी साथ में रोते थे, ये नहीं कि हाँ ठीक है, उनको रोना है तो रोते थे, सब कुछ वर्ड्स टू वर्ड्स शेयर करते थे। बट जिनके सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उनको गलत प्रूफ कर सकते हो
कि अगर उनका थिंकिंग ऐसा है कि इसके बाद लाइफ ख़त्म है, हो सकता है किसी के माँ बाप का ऐसा थिंकिंग हो कि अब तू ऐसे डिसेबल हो गया है, तू क्या ही कर लेगा, क्या ही, मतलब उनको छोड़ दिया। तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो कि ठीक होकर उनके सोच से ऊपर कुछ कर कि किया जा सकता है जी। और वो जिस दिन प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर। जब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी तो मम्मी को पापा को लगता था क्या ही कर रही है ये, क्यों बना रही है, पर ये खुश है तो ठीक है, हम लोग को अच्छा लग रहा है। उन लोग मेरे खुशी में खुश रहते थे पर उनको ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। वो मेरे वीडियोस में बात तो करते थे आखिर, बट उनको था कि हाँ ये खुश हो रही है, कुछ पूछ रही है तो हम बोलेंगे खुश होकर। बट अगर मैं अभी उनको ऐसा पता चलता है जब मैसेज पढ़ते हैं, मेरी मम्मी मैसेज पढ़ती है, मैं उनको सुनाती हूँ कमेंट सारा, तो मम्मी बोलती है इतने दूर से कोई मैसेज कर रहा है, वो अमेरिका से किया, ये कैसे क्या मैसेज किया, कैसे वो देख लिया वहाँ पे, अच्छा वो यूपी से किया, यूपी से कैसे दिख रहा होगा, तुम तो यहाँ पे हो अभी। तो उनको बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी लोगों को इंस्पायर कर रही है, मेरी बेटी की वजह से किसी का जान बच गया, मुझे वो अच्छा लगता है कि वो प्राउड फील कर रहा है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि उनको गलत साबित करो, और उनको जब प्राउड फील होगा ना तो वो सामने से आके बोलेंगे आपको कि बेटा हम गलत थे, मुझे उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। तो कभी ऐसा आपको लगा कि किसी ने आपको ऐसा कहा हो कि आप जो वीडियोस बनाती हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है या इंसिडेंट जो आपके साथ हुई थी, उस इंसिडेंट को आप कहीं ना कहीं हाईलाइट कर और अपने आप को कहीं ना कहीं, एक होता है ना कि सिंपैथी गेन करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए आप वीडियोस बनाती हो, और एक एडवांटेज है आपके पास जिसके वजह से लोग ज़्यादा आपसे कनेक्ट कर जाते हैं। तो ऐसा जो सोचते हैं आपके बारे में, इस नज़रिए से आपको देखते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं किसी का सोच नहीं बदल सकती हूँ। अगर वो सोचते हैं तो मैं लाख कोशिश कर लूँ, वो मेरे पास भी खड़ा है तो मैं नहीं बदल सकती उसको, सोच को। दूसरी बात कि अगर मैं ऐसी हूँ तो मैं सुबह उठते ही प्रोस्थेटिक लेग पहनना स्टार्ट तो नहीं करती। अगर मैं मिनी ब्लॉग डाल रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पे या फिर किस सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, तो मैं लोगों को झूठ तो नहीं दिखा सकती, नहीं तो जो लोग मेरे तरह हैं उनको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा चल रही है सब कुछ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, इसको तो वो दिक्कत ही नहीं हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है। वो अपने आप को करेगा कि मेरे अंदर कोई कमी है, जो वो कर पा रही मैं क्यों नहीं कर पा रहा। बिकॉज ये सेम चीज़ मेरे माइंड में आई थी। एक क्रिएटर थी जिनको मैंने मैसेज किया कि दी आपको ये चीज़ पेन नहीं होता क्या, क्योंकि मेरे को होता है, मैं प्रोस्थेटिक लेग पहन के यहाँ पर मुझे कट्स लग जाते हैं, क्योंकि मैं उनको देखती थी कि वो आराम से चल रही है, हंस रही है, सब कुछ कर रही है, वो कंटेंट क्रिएट कर रही है। तो मैंने उनको मैसेज किया क्योंकि मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि यार मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे थाइस छिल जा रहे हैं इतना चलने की वजह से, मैं चल नहीं पा रही हूँ ढंग से, मुझे रास्ते में रुकना पड़ रहा है, तो दी आपका नहीं होता क्या। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि नहीं बेटा मेरे को होता है ऐसा, बट ऐसा ऐसा होता है, तुमको जो जो प्रॉब्लम्स है सब कुछ ये है, ये होगा ही, तुमको ये ऐसा नहीं है कि ये 2 साल बाद रुक जाएगा, ये जब तक आप हो तब तक ये होने वाला है, इसको मान के चल लो अब। तो मेरे को अच्छा ये दिखाती नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने खुद को क्वेश्चन किया। अगर ये दिखाती तो मैं क्वेश्चन नहीं करती, मैं समझ जाती है कि चलो ठीक है होने वाला है, मैं खुद को क्वेश्चन, मैं खुद को ठीक करने में ना लगे, मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जब उन्होंने बताया मुझे। तो इसलिए मैंने अपने जैसे लोगों को ये बताना चाहा कि ऐसे होता है, आपको उठ के सबसे पहले दिक्कत होती है उठने में, आपको खड़ा होना पड़ता है, जो लोग क्रचेस से हैं वो क्रचेस से खड़ा होंगे, और उसके बाद प्रोस्थेटिक लेग पहनोगे। अगर दर्द है तो वो भी मैं बताती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, क्योंकि वो ये नॉर्मल है, दर्द होगा ही। तो अगर इसको कोई लोग ऐसे ले ले कि मैं शो कर रही हूँ, तो वेल एंड गुड, मैं शो कर रही हूँ क्योंकि मुझे शो करना है ये चीज़ कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोस्थेटिक लेग पहनने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा लाइफ चल रहा है, तो इट इज़ नॉट। अभी भी मैं अगर बैठी हूँ यहाँ पे तो मुझे दर्द है जी, मेरे को है, मैं पूरे दिन अगर प्रोस्थेटिक लेग पहन के बैठी हूँ तो मेरे थाइज में कट लगे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। मैं ब्लॉग्स में बोलती हूँ कि गाइस मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ आराम करने। मैं दिखाने नहीं जा रही किसी को मेरे को क्या दर्द हो रहा है, क्या पर हो रहा है मुझे दर्द, वो सच निकलता है मुँह से जी। तो अगर कोई नया, जो लोग डिसेबल इंसान है जिनका एक पैर नहीं है, वो प्रोस्थेटिक लेग नया नया यूज़ करना सीख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए ये चीज़ कि ये चीज़ होगा।
आप खुद तो क्वेश्चन मत करो कि यार उसके साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपको होगा वो चीज़, गर्मी के दिन में तो और होगा, तो ये होगा। और मेरा इस पैर में बहुत प्रॉब्लम है। लोगों को दिखता है कि मैं चल ले रही हूँ, पर मेरा इस पैर में बहुत प्रॉब्लम है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। मेरे जो फीट हैं, मैं ग्राउंड को फील नहीं कर पाती हूँ। सेंसेशन नहीं है मेरे फीट में, है बट बहुत कम, स्लाइटली है। पहले तो बिल्कुल नहीं था। कोई मुझे टच भी करता था, मैं सोई हूँ, चींटी काट लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी आता भी है, अभी चोट लगता है तो थोड़ा समझ में आता है वैसे। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। तो मैंने अपने ये व्लॉग्स में और अपने रील्स में बताया हुआ है ये चीज़। अगर लोगों को लगेगा मैं इस वर्ड से, इन चीज़ों से सिंपैथी गेन कर रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती उस चीज़ों का। मैं ये अपने जैसे इंसानों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई थी जब मैं इंस्टाग्राम पे सर्च करती थी डिसेबल्ड पर्सन्स। मुझे ढूंढना था कि वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जी, तो मैं ये बहुत इंस्पायरिंग बात आपने कही। और ये जो आपने कहा कि आपने रिप्लाई किया कि ये जो सच है इसको एक्सेप्ट कर लो। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ आपके प्रॉब्लम पे ये लागू नहीं होती है, ये हर किसी के ज़िंदगी में लागू होती है कि अगर आप अपने लाइफ में, क्योंकि जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके लाइफ में या मेरे लाइफ में, इनके लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कभी। तो प्रॉब्लम जब आती है तो उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और मैं धोनी सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनका नाम लेना नहीं चाहता था, लेने के लिए तो बेकरार था, और लेना नहीं चाहता था। लोग कहेंगे कि सिर्फ धोनी का बात करता है ये दिन भर। बट धोनी सर ने एक बात कही थी कि ऑलवेज फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स। जिस चीज़ में आपका कंट्रोल है उस पर आप फोकस करें। जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है, यानी कि पास्ट कह सकते हैं, जिस चीज़ पर कंट्रोल नहीं है उस पर बिल्कुल फोकस ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उस रियलिटी के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वंशिता जी, अभी क्या है कि आपके लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल हमने आपसे पूछे और आपने काफ़ी कुछ बताया। अभी एक सडन, मतलब कुछ दिनों पहले ही मैंने एक मूवी देखी थी, चंदू चैंपियन, जो कि मुरलीकांत पेटकर के ऊपर बनी थी। ये बायोग्राफी थी। और उस मूवी में भी यही दिखाया गया है कि वो कहीं ना कहीं मुरलीकांत पेटकर जो थे, वो अपने सपने के पीछे भाग रहे थे। उनको ओलंपिक्स का मेडल चाहिए था, बट उनके लाइफ में, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट आया कि उनके दोनों पैर जो थे, वो एथलीट बनना चाहते थे, ठीक है, तो उनके दोनों पैर बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसको, काम करना बंद, हाँ, काम करना बंद कर दिए। मेरे को वर्ड नहीं आ रहा। हाँ, तो काम करना, दोनों पैरालाइज। उनके एक्चुअली वो आर्मी में थे। और आर्मी के साथ साथ उस समय बहुत कोई ऐसे थे जो ओलंपिक्स की भी तैयारी करते थे। तो उनके पैर में एक ऐसी जगह पर गोली लगी थी वॉर के टाइम पर कि उनके दोनों पैर जो हैं बिल्कुल भी यूजलेस हो गए, पैरालाइज्ड हो गए थे, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए, यूजलेस हो गए बोल सकते हैं। तो उनके सारे जो सपने थे वो बिल्कुल चूर चूर हो गए, वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए। पर उनके जो कोच थे ना, उन्होंने उनको फिर से मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि यार, चाहे तुम्हारे पैर हैं नहीं है, पर जब तक इंसान सपने देखना बंद नहीं करता तो उसके सपने ख़त्म नहीं होते। ऐसा बोला, उन्होंने मोटिवेट किया। और उसके बाद मुरलीकांत पेटकर जी ने फिर से पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। मुझे बहुत गाली पड़ेगी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे लगता है सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने, माफ़ कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। पर फिर भी उनकी जो वो इंस्पायरिंग स्टोरी थी, वो याद करके और अभी आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे चैंपियन हैं अपने अपने लाइफ में, और आप भी एक चैंपियन हो। और एक चैंपियन से मिलने का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, उनकी स्टोरी अलग है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है। बट यहाँ पर दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे चैंपियंस हैं छिपे हुए, और आज हमें आपके ऐसे चैंपियंस से मिलने का मौका मिला। एक लाइफ में ना जो जंग लड़के अपने लाइफ से खुशी हासिल कर लेता है, मेरे हिसाब से वो हर इंसान चैंपियन है। और आपके भी जितने भी वीडियोस मैं देखता हूँ, मेरे को वही दिखाई देता है कि आप अपने लाइफ से लड़ रही हैं, अपने स्ट्रगल को एक बहुत ही हैपनिंग वे से प्रेजेंट कर रही हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट जैसे अभी तुमने बताया रोहन, तो मेरे को भी एक याद आ रहा है। अरुणिमा
सिन्हा नाम था उनका, वो उनके साथ भी सेम ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। जहाँ तक मेरे को याद है, एक चेन स्नैचिंग में वो ट्रेन में जा रही थी और चेन स्नैचिंग के दौरान में कुछ लोगों ने उनको चेन स्नैच करा और ट्रेन से धक्का दे दिया, जिसके कारण उनका पैर जो था वो कट गया था। पर स्टिल जिसके अंदर उम्मीद होती है, होप होता है, सपने देखते हैं, वो पूरे करते हैं। और वो पहली महिला बनी थी जिनके पास अपने दोनों पैर नहीं थे और स्टिल वो माउंट एवरेस्ट, जो पीक लोग इमेजिन करते हैं अपने लाइक कभी यहाँ पे जा सकेंगे, वो उस एवरेस्ट को क्लाइम की थी। तो लाइक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है यार। तो मुझे एक लाइन याद आई है, शेरो शायरी काफ़ी देर से नहीं हो रही, तो अचानक ये सारी बातें सुनकर मुझे याद आ गई कि सपनों को रखो अपनी सांसों में, मंजिल को रखो अपनी बाहों में। कि सपनों को रखो अपनी सांसों में, मंजिल को रखो अपनी बाहों में। हर जीत तुम्हारी होगी है दोस्त, हर जीत तुम्हारी होगी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को रखो अपनी निगाहों में। नाइस। सो ये Nice. आप ये तो चलिए लाइन है, ये सारी लाइंस बहुत मोटिवेट करती हैं, बट आप आज यहाँ बैठकर जो आपने अपनी स्टोरीज बताई हमें, उससे मैं आज बहुत ही ज़्यादा, और मुझे पता है कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे। सबके लाइफ में लो फेज आता है, मेरे लाइफ में भी चल रहा है, रोहन के लाइफ में भी चल रहा है। सबके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा फेज आता है जो लोग डिस्कस नहीं कर पाते। पर जो आज शो आने वाला है बी रियल बस के यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे, जब आप देखेंगे ये शो ना, तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि लाइफ में एक प्लस पॉइंट ज़रूर ऐड होगा आपके लाइफ में, पॉजिटिविटी ज़रूर ऐड होगी आपके लाइफ में। हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इस चीज़ को लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो थैंक्स टू यू वंशिता। मुझे लगता है वंशिता जी कि मुझे लोग जब कहते हैं ना कि वो जो टाइम था तुम्हारा सबसे ज़्यादा लो फेज था, बैड फेज था, बट मैं उनको ये रिप्लाई देता हूँ ना कि जो लो फेज होता है ना, जो बैड फेज होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट फेज होता है आपके लाइफ। बहुत कुछ सिखा जाता है वहाँ पर जो चीज़ आप सीखते हो ना, वो आप अपने सो कॉल्ड गुड फेज में नहीं सीख सकते। और उस बैड फेज की वजह से ही शायद आज मैं यहाँ बैठा हूँ और हम सभी मिलकर ये शो चला रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो इसीलिए मैं तो लो फेज को लो फेज कभी कहता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ बेस्ट फेज था वो। अब बढ़ते हैं अपने एक डेंजरस गेम की तरफ। ओके, गेम्स रेडी? या तो वंशिता, अभी तक तो हम आपके लाइफ के बारे में बहुत एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, मैं ले लूँ प्लीज? हाँ हाँ, श्योर। एक कट करना बस। हेलो, हाँ, क्लब के लिए 1 मिनट में पूछ के बताती हूँ। वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पे कोई क्लब वगैरह है क्या? अच्छा, रांची में? हाँ। अरे रांची में अपना एक्सट्रीम क्लब है ना। दी का शादी है तो बैचलर पार्टी उसके फ्रेंड्स लोग करेंगे, तो उसके लिए बेस्ट। वो बेस्ट है, वो सेफ Best है। बेस्ट है। और अगर आप फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी वहाँ पर जाते हो तो वहाँ की सेफ्टी बहुत अच्छी है। वहाँ पर सिर्फ क्लब ही नहीं है, वहाँ पर VR गेम्स, प्ले स्टेशन और डाइनिंग भी है, तो आप जाकर एंजॉय कर सकते हो। और मैं भी अपने बर्थडे पार्टी में हम सब वहीं पर गए थे। आप वहाँ पर जा सकते हो। मुझे आप लोकेशन या फिर वो एड्रेस टेक्स्ट कर दो। हाँ, मैं लोकेशन मैं शेयर कर देती हूँ। आप वो एम्बियंस बहुत एंजॉय करेंगे। या जी। ओके। इस गेम का नाम है फास्ट एंड क्यूरियस। तो इसी तरह से सारे जो भी क्वेश्चंस मेरे पास होंगे, मेरे पास कुछ वर्ड्स होंगे और वो वर्ड्स मैं आपको जैसे ही बताऊंगा, आपके दिमाग में जो भी उस वर्ड से पहली चीज आ रही है वो आप बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है सुपरस्टार। सुशांत सिंह राजपूत। नाइस। मोटिवेशन। माय फैमिली। ब्रांड। ब्रांड नाइकी। न्यूडिटी। न्यूडिटी सोशल मीडिया। नाइस। टैलेंट। टैलेंट वंशिता। नो, आई डोंट हैव इन ऐसा टैलेंट नहीं पता, बट टैलेंट कुछ आ नहीं रहा है। कोई नहीं, स्किप करते हैं। इमरान हाशमी। किस? नाइस। एज एक्सपेक्टेड। थारा भाई जोगिंदर। थारा भाई जोगिंदर। चेस्ट जो चले, कोई नहीं। लव। माय फैमिली। ग्लैमर। माधुरी दीक्षित। जिम। माय ट्रेनर। नाइस। इनोसेंस। छोटे बच्चे इनोसेंट लगते हैं मुझे। ब्यूटी। मेकअप।
दैट्स इट। तो ये था इनके सवालों का सिलसिला। या अब मेरी बारी है। अब आप बच के रहें क्योंकि अब जो सवाल आने वाले हैं उसका जवाब आपको 1 वर्ड में देना ही पड़ेगा। एंड दिस इज रैपिड फायर राउंड, ठीक है। रैपिड फायर राउंड की ओर बढ़ते हैं, पावर्ड बाय एक्सट्रीम क्लब एंड ग्रिल्स। तैयार हैं वंशिता जी? एकदम। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप पास में जाकर बदलना चाहती हैं? उस दिन घर से निकलना, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ। यस। ओके, नेक्स्ट। क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? 1 वर्ड आंसर। हाँ, हाँ। फैमिली भी हो सकती है। अरे बस गेम कोई नहीं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। क्या आपका कभी किसी ने दिल तोड़ा है? हाँ। फिर फैमिली बोलोगे आप? हाँ? डोंट से फैमिली। नहीं, कुछ है लोग, फ्रेंड्स हो सकते हैं। यार बहुत शातिर है यार। शातिर नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। ओके सच बोल रही हूँ। हंसता है मेरा। ओके, कोलकाता में आप रहते हो, तो कोलकाता की सबसे फेवरेट डिश? मिष्टी दोई मुझे बहुत पसंद है। ओके, बिरयानी। बिरयानी कहाँ की यार? अरसलान मैं दादा बोदी। कोलकाता आऊंगा, आपको खिलाना पड़ेगा। अरसलान दादा बोदी खा के जाओ यार, हाथ चाटते रह तो आप जाओगे। खिलाओगे ना? आऊंगा एकदम तो। एकदम। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कोलकाता गया हूँ, मेरे को ऐसे लोग मिले नहीं जो मेरे को अच्छे डिश। प्रॉब्लम हो जाएगा, मत बोलो आप ऐसे। यहाँ सामने बैठे कोलकाता के लोग तो मैं कैसे वही कह लग रहा हूँ रहे कि हैं? मेरे को ऐसे लोग नहीं मिले जो मेरे को कोलकाता की डिश ट्राई करवा सके। चलो हम दोनों आपको घुमाएंगे। घुमाएंगे। चलो, पक्का। डन रहा। या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता की सबसे फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस? जी। दिस वाज ट्रिकी बिकॉज मैं ज़्यादा घूमी नहीं हूँ कोलकाता में। मेरे लिए बोलो तो फिर भी घाट। घाट। हाँ, अच्छा, वो प्रिंसेप घाट, जहाँ पे लोग प्रिंसेप घाट, वो जहाँ पे लोग थोड़ा लोग- अड्डा मारने जाते हैं। मैं भी गया हूँ और हाँ, वहाँ पे बहुत नाव सुकून की मिलता है। जो सवारी होती है, नाव की सवारी, वो भी मैं बस विक्टोरिया पैलेस गया हूँ। बहुत सुकून मिलता है वहाँ बैठकर। लिटरली वहाँ पे जब मैं आसपास में कपल्स को देखता हूँ बहुत सुकून मिलता है। ये भी सुकून के लिए जगह नहीं मिली मेरे को। ओके, एनीवेज ये इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आपको लाइफ में कैसा लड़का चाहिए, बिल्कुल कम शब्दों में? धीरज। स्मार्ट, कम शब्दों में बोलूँ तो स्मार्ट चाहिए, जी। गुड लुकिंग होना चाहिए और लॉयल। लॉयल, इज्जत भी करे थोड़ा सा। लड़कियों की यही डिमांड होती इज्जत है। करे। कहाँ जाएंगे हम? चलो, तुम वो आगे लॉयल बढ़ते। ढूंढ रही है, तुम लायर है। अगर आपको भगवान से कोई एक चीज वापस मांगनी हो तो क्या मांगोगे आप? वापस मांगनी हो या फिर मांगनी हो? मेरी फैमिली की खुशी जो उन्होंने छीन ली, जो उनकी खुशी उन्होंने छीनी है, वो वापस कर दो। अभी उसमें बहुत कुछ आती है। अभी खुश नहीं है आपकी फैमिली? खुश है बट बहुत चीज़ों को लेकर परेशान है। बहुत चीज़ है उनके दिल में, वो चीज़ कभी हट नहीं सकती है। मेरे को लेके पकड़ लो या फिर बहुत चीज़ों को लेकर पकड़ लो। ओके, तो दिस इज रैपिड फायर राउंड। तो मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। कभी आपने किसी तरह का नशा किया है? नहीं। दादा नशे में नहीं ये नहीं किया है, यही नशे है। कहीं आपके पेरेंट्स देखेंगे इसलिए तो आप ये नहीं 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 कह नहीं, बिल्कुल नहीं किया, सच में बता रही हूँ। मैं नहीं किया, कभी नहीं किया। मैं अगेंस्ट रहती हूँ कि नशा नहीं करना चाहिए आपको। या समझे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। Yeah. तो आखिरी सवाल, क्या अभी तक आपने एक भी सवालों का गलत उत्तर दिया है? हाँ या ना, सच बोलना आप। हाँ। मतलब दिया है गलत जवाब। एक लास्ट क्वेश्चन Okay. लास्ट क्वेश्चन एंड मैं करूंगा। आप मेरे को ये बताओ कि आपका क्रश कौन है? मेरा क्रश, मेरा क्रश, ओह माय गॉड, रुक उसका जाओ। location मुझे trace उसका कर नाम नहीं याद आ रहा है, बस उसका नाम बहुत लंबा है। वो एक हीरो है। वो अलादीन जैसा कुछ है क्या? नहीं नहीं अरे नहीं, यार। सनम तेरी कसम का जो हीरो है ना, पुलकित। ओ पुलकित सम्राट। उसका ये ना, सनम तेरी कसम का जो सनम हीरो तेरी है, कसम, sorry। आर से नाम है उसका शायद उसका। नहीं नहीं नहीं, हर्षवर्धन। यस यस यस, हर्षवर्धन। ये वो, उसका मुझे बॉडी बहुत पसंद है। उसके जो टैटूज थे उस फिल्म में मुझे बहुत पसंद है। अब
ये राउंड यहाँ खत्म होता है और मैं आपको बता दूं कि एक्सट्रीम क्लब एंड ग्रिल्स के तरफ से हमारे पास आपके लिए एक हैम्पर भी है। ओके। सो वो हैम्पर लाया जाए, प्रस्थान किया जाए, सामने पेश किया जाए। हैम्पर मैं टीवीज में देखती थी, मिलता था सबको, मुझे मिलेगा। अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो ये प्यारा सा हैम्पर हमारी तरफ से और एक्सट्रीम क्लब एंड ग्रिल के तरफ से वंशिता जी को, धीरज भैया आप दे दें। ओके प्लीज। सो गाइस बहुत कुछ मिला है बट किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब मेरे घर जाने वाला है और मैं इसे बैठ के बहुत चाव से खाने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एंड बार क्लब। सो ये था हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस एंड रैपिड फायर राउंड। और मैं बता दूं, जैसा कि आपने अभी देखा कि वंशिता जी को हमने इतना प्यारा सा हैम्पर दिया है, तो आपके लिए भी हमारे पास कुछ है हर बार की तरह। वो ये है, आप अगर एक्सट्रीम क्लब एंड ग्रिल्स जाते हो तो वहाँ जाने के बाद आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है BRealBuzz15। और कोड यूज़ करने पर मैं बता दूं कि आपको सारे फूड एंड बेवरेजेस में 15% की डिस्काउंट दी जाएगी। तो जल्दी से जाओ यार, ये लिमिटेड ऑफर है, मैं बता दे रहा हूँ। तो जल्दी से जाओ और अपना रिव्यू हमें भी दो। टाड़ा। वंशिता जी, हमारा आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था, मोटिवेटिंग था, सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए नहीं, हम दोनों के लिए भी। तो आपको कैसा लगा हम दोनों से बात करके और हमारे इस सेट पर आकर? मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी पॉडकास्ट का ऐसे जाकर, और मैं बहुत फ्री फील करी थी हमें बात करने के लिए। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे गार्ड करके बात करना चाहिए। और थैंक यू आपके पूरे टीम को मुझे इनवाइट करने के लिए और इतना स्पेशल फील कराने के लिए। थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट, इट्स कम्प्लीटली आवर प्लेजर कि आप हमारे शो पर आई। और शो का ये एंड आ चुका है, पर एंड से पहले मैं चाहूँगा कि आपके जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और आपसे इतना मोटिवेट होते हैं, उनको आप बोल दो कि हमारे BReal बस को भी ज़रा लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। एक चीज़ भाई, हमने इनसे BReal बस का जो ये लोगो है उसका मीनिंग नहीं। हाँ, इसका मीनिंग आप बताओ। BReal, ये लोगो देखकर लोगो देखो और गौर करो क्या क्या चीजें इसमें और कैसे रिलेटेबल है BReal बस। यहाँ पे माइक दिख रहा है मुझे। अच्छा। ओके। फील फ्री का फ्लाई दिख रहा है मुझे। अच्छा। ओके। म्यूजिक दिख रहा है, बी लाउड, और स्ट्रेट बोलो, बातें करो, ये दिख रहा है। चलो इनको हम सब दोनों ना सिर्फ ये देखते हैं कि यार सबको समझ आ भी रहा है कि नहीं। तो यार आपको भी आया और काफी सारे क्रिएटर्स आए, उनको भी आया, सबको आया। सो आज का ये सफर यहीं तक था। तो फिर से मैं आपसे भीख मांगना चाहूंगा कि आपने जितने भी क्रिएटर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनको बोल दो कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नो गाइस, मतलब ऐसे दिल से बोल रही हूँ, आप लोग इनको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और इतने कम टाइम में इतना अच्छे तरीके से ग्रो करना और ऐसे बहुत नए नए लोगों को अपने ऐसे लाना शो पे, तो इट्स अ बिग थिंग। तो अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मुझे सपोर्ट करो, मुझे प्यार दे रहे हो, वैसे इनको भी प्यार दो। चलिए, बहुत बहुत सारा प्यार आपको, और कोशिश रहेगी कि हम लोग ऐसे ही मिलते जुलते रहें। आपसे मिलने के बाद, आंटी से मिलने के बाद कभी ऐसा ही नहीं लगा कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा था, पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा था, बहुत मोटिवेशन मिली हम लोगों को, और सारे ऑडियंस को भी ये शो जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। सो आज का शो यहीं तक था और काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारा मोटिव यही रहता है हर पॉडकास्ट का कि आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ एक्सपीरियंस मिले। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आज के पॉडकास्ट के बाद आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई सफ़र की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।